बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ साहब जेलम पहुंच गए और जेलम से कल सुबह उनकी लाहौर के लिए रवानगी होगी। आज उन्होंने 3 खिताबात किए हैं। जो मिस्टेक थे कल की थी, आज वो वाली तो नहीं की, लेकिन उससे हट के कुछ और कर ली। कल जब यहाँ से इस्लामाबाद से आगाज़ हुआ उनकी रैली का, तो बहुत अनइम्प्रेसिव क्राउड था, जिसकी वजह से वो ताख़ीर करते गए कि लोग इतने इकट्ठे हो जाएं कि जिसको वो ख़िताब कर सकें, एड्रेस कर सकें। फिर रात गए 12:30 बजे उन्होंने तकरीर शुरू की, और तकरीर ऐसे में शुरू की कि सिवाय समा के पूरे पाकिस्तान का कोई चैनल उनको कट नहीं कर सकता था, सिर्फ समा ने कट किया और उसकी वजह से वो तकरीर ऑन एयर हुई। उसके बाद आज उन्होंने उससे उलट एक हिकमत अमली अपनाई। कल तो बंदे नहीं थे, बड़ा आपस में खफगी का इजहार भी होता रहा, हमने रिपोर्ट की वो चीज़ें भी। आज वो स्टार्ट किया और 110-120 की स्पीड पे भागते हुए गाड़ी यहाँ से रवात और से दीना तक पहुँच गया। दीना में उन्होंने एड्रेस किया, फिर जेलम में भी एड्रेस किया। लेकिन ये मामला क्या हुए हैं ये समझ से बालातर हैं। जेहलम वाला क्राउड डिसेंट था, लेकिन पिंडी से जेहलम के दरमियान अगर कहें कि उनके लिए रिस्पांस लेवल बहुत बुरा था, तो ये बात ज़्यादा गलत नहीं होगी। उनके MNAs, उनके MPs, उन्हीं के काउंसलर और मेयर्स और नाज़िम, जो ऊपर से नीचे तक ग्राउंड लेवल का स्ट्रक्चर है, सारी नून लीग जीती हुई है। लेकिन नून लीग इतने बंदे इकट्ठे नहीं कर पाई कि जिसको कह सकें कि उनके बड़े महबूब कायद आ रहे थे, जिसके लिए लोग बाकायदा आंखें बिछाए राह में खड़े थे। ऐसा कुछ नहीं हो सका। कल हम सोचते थे कि शायद इनकी कैलकुलेशन में ये गलती है कि नवाज शरीफ ने कॉल दी और ये सोच रहे हैं कि लोग खुद से आ जाएंगे, जौक दर जौक लाइनें लगी होंगी, वो लाइनें लोगों की नहीं लगी। तो आज तो उससे सबक सीखना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। लेकिन शायद वो अब स्पॉट्स पिक की थी उन्होंने। जेहलम में उनको बंदे नज़र आए हैं, कल हो सकता है गुजरांवाला में या लाहौर में जाएंगे तो उनका अच्छा बड़ा शो होना चाहिए। ये बेस्ट प्लेस है जिसके लिए नवाज शरीफ साहब सबसे ज़्यादा तगड़ा और बड़ा जलसा और जुलूस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई मसला हुआ तो देयर इज़ समथिंग वेरी सीरियसली रॉन्ग। जो फैमिली के अंदर से ख़बरें हमें तहमीना दुरानी की ट्वीट्स की शक्ल में नज़र आती हैं, उन्होंने तो कहा इनके एडवाइज़र जो है उन्होंने इनको मरवा दिया, फायर कर दें। आज उन्होंने कहा इनकी मीडिया टीम ने इनको मरवा दिया, उसको फायर कर दें। तो वो उनकी तलखी जो है वो ये रिफ्लेक्शन मिलती है कि अंदर सा बच्चा है नहीं। आज के प्रोग्राम में हम रैली की शुरुआत और अंजाम दोनों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं स्टूडियोज़ में इस वक्त, जहांगीर खान तरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर, और मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ तरीन साहब। आप बड़े खुश लगते हैं, आपको परेशानी होनी चाहिए। मियाँ साहब ने अभी इतनी धुआंधार तकरीर की है जेल में। नहीं, ये तकरीर तो ये जो मर्ज़ी कर रहे हैं, इंसान जो भी बोल ले और उसके ऊपर मैं आता हूँ। मगर सबसे बड़ी बात यह है जो आपने अभी खुद कही है, ये लोग समझ रहे थे और इनके जो भी एडवाइज़र थे कि मियाँ साहब निकलेंगे और एक लोगों का समुंदर आ जाएगा। मियाँ साहब बड़े पॉपुलर लीडर हैं, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। नून इतनी बड़ी पार्टी है कि पंजाब की तमाम सीटें, 300 से ऊपर MP सीटें इनके पास हैं। इनके पास सारे लोकल गवर्नमेंट के, इनके पास काउंसलर्स हैं, चेयरमैन हैं। ये समझ रहे थे कि अवाम हमारे साथ है। ये भूल गए कि ये पैदावार किस चीज़ की है। ये एक डिक्टेटर की गोद में पैदा हुए थे। इन्होंने सियासत सीखी है पावर में, इन्होंने कभी अवामी पॉलिटिक्स नहीं की। ये जब बाहर निकले हैं, कल आपने देखा इस्लामाबाद से जब यहाँ से निकले, एक तो ताख़ीर से निकले, इंतज़ार में थे कि लोग आएंगे। और लोग कौन थे इनके साथ जो निकले? गिलगित बल्तिस्तान से कोई लोग आए हुए थे और आज़ाद जम्मू और कश्मीर से एक रैली आई हुई थी, वो निकले इनके साथ। और आगे अमीर मुकाम खैबर पख्तूनख्वा से लोग लेके आए हुआ था। भाई इस्लामाबाद के लोग किधर गए? कोई नहीं निकला। जो तस्वीरें आई उसमें शुरू में, जैसे आपने कहा, उसी वजह से इन्होंने स्लो कर दी। बिल्कुल इनके हालात पतले थे। और आखिर में जाके पिंडी में, या पिंडी में आप जहाँ पे इन्होंने एड्रेस किया है, जहाँ से ये गुजरे हैं, आप आज चलें मेरे साथ, मैं और आप चलते हैं ना, आधे लोग तो उतने हम इकट्ठे कर लेंगे अगर हम खड़े हो जाएं जाके सड़क के ऊपर। सिर्फ आपकी 2-3 गाड़ियाँ लगा दूँ ना तो इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन एक मुझे चीज़ बताएं, नवाज शरीफ साहब की पंजाब के अंदर स्पोर्ट बेस है, पॉपुलर स्पोर्ट बेस मौजूद है नून लीग की। इनके साथ हुआ क्या है? कुछ हाथ हुआ है, वो मैं अभी उसको एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ कि किसने क्या किया नवाज शरीफ के साथ, उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, लोग जो है ना वो बहुत समझदार हैं। पिछले 1 साल 1.5 साल से जब हम ये पनामा की मुहिम चला रहे हैं, लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। लोग अंधे नहीं हैं। ये चाहे जो 100 दफ़ा खड़ा होकर कह देना कि मेरे तनख्वाह ना लेने पे मुझे निकाल दिया, ये सख्त झूठ है। मेरे पे कोई करप्शन के इल्ज़ाम नहीं है। तमाम चीज़ शुरू ही करप्शन के ऊपर हुई।
पनामा से पेपर्स आए, उनके ऊपर JIT ने तस्दीक करवा ली है कि वो सच्चे कागजात थे। इन सब ये डिस्क्रेडिट हुए हैं इस केस से, इसमें यही दो राय नहीं मैं है। अर्ज कर रहा हूं लेकिन ये लोग, एक भी बंदा इनके लिए क्यों नहीं निकला, मैं इस पे हैरान हूँ। कुछ हुआ है अंदर ऐसा पार्टी के अंदर जिससे इनको बहुत धचका पहुंचा। देखें, एक तो जो आदमी डिस्क्वालीफाई हो जाए ना, इक़्तिदार से हट जाए, उसके लिए इस तरह की मूवमेंट शुरू करना बहुत मुश्किल काम है। एक इंसान ने की थी और वो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जब उसको फ़ौज ने कू करके हटाया था, उसके साथ लोग खड़े हुए थे, जिसकी वजह से फिर इलेक्शन नहीं हुई और सब कुछ हुआ। उसके बाद इक़्तिदार से, और ये लोग ऐसे लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं। जो आज हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तकरीर करते हैं, पैदावार इस्टेब्लिशमेंट की है ये। हमेशा इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की वजह से इन्होंने इक़्तिदार में ये आए, इन्होंने पैसे लिए, इन्होंने IGI बनवाई, सारे काम इन्होंने किए हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। उनके ख़िलाफ़ आज नारे मार रहे हैं, आवाम इनके साथ ना पहले थी ना अब है। मियाँ साहब ने आज लोगों से पूछा नहीं होगा कि भाई ये क्या है, वो किधर है ठाठे मारता हुआ समंदर। तारुल कादरी साहब भी कहते हैं इतने लोगों को ठाठे मारता हुआ समंदर, और अब नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं आवाम का ठाठे मारता हुआ। आज सुबह, ये मेरी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है अंदर से, ये पंजाब हाउस रावलपिंडी में इनकी मीटिंग हुई है, जिसके ऊपर सख्त एक दूसरे से तकरार हुई है लोगों की, लीडर्स की। नवाज शरीफ ने बरहमी का इजहार किया कि ये आप लोगों ने क्या किया, किधर गए आपके लोग। हनीफ अब्बासी के ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद हुई कि इनके चेयरमैन नहीं निकले, कोई काउंसलर नहीं निकले। आपस में कम अज़ कम 1 घंटा ये लड़ते रह गए, जिसके नतीजे में इन्होंने फैसला किया कि अब ये काम हम फिर रिस्क नहीं ले सकते कि हम फिर रैली बना के निकलें और हमारे साथ फिर वही होगा जो इस्लामाबाद से निकलते हुए हुआ था। तो उन्होंने गाड़ी में बैठे, वो 2-3 घंटे बाद निकले, 10 बजे निकलना था। उसके बाद निकले और गाड़ी भगाई, 100-120 किलोमीटर की स्पीड पे ये निकले, और ये एक शिकस्त उन्होंने एक्सेप्ट कर ली कि हमारे साथ लोग नहीं हैं, जल्दी निकलो, भागो। कंटेनर पता नहीं कहाँ रह गया। पिंडी के सारे काउंसलर इनके, सारे के सारे कैंटोनमेंट भी इन्होंने जीता हुआ। ये सारे अगर कहाँ गए वो? अगर सारे काउंसलर आ जाते ना, हर काउंसलर 5 आदमी साथ ले आता, तो इनका पता नहीं कितना बड़ा क्राउड हो जाना। किधर गए वो लोग सारे? वो लोग हैं ही नहीं। एक मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब को ये सिक्योरिटी वालों ने ब्रीफिंग दे के ज़्यादा डराया है, क्योंकि उनके जहन में होगा वो बीबी के साथ जो कुछ हुआ था 2007 में। उस दिन नवाज शरीफ साहब खुद भी सड़क पे थे, मैं उसका विटनेस हूँ, मैं इनके साथ इंटरव्यू करता हुआ आ रहा था जब बीबी की असैसिनेशन हुई है। शायद मुझे लगता है वो फैक्टर बैक ऑफ द माइंड उनको कहीं रोक रहा है कि वो कंटेनर के अंदर से रात 12:30 बजे तकरीर कर रहे थे शीशों के पीछे से। आज अवामी खिताब है तो उसके आगे भी वो ग्लास लगाया हुआ है, पीछे से खड़े बोल रहे हैं। गिलास जितना मर्जी लगा लें, बुलेट प्रूफ के पीछे से करें ये तकरीर, मगर लोग तो होने चाहिए ना भाई, लोग तो होने चाहिए। लोग इसलिए तो नहीं है, लोग आए नहीं क्योंकि साहब एक मैजिकल टच होता है। वो बीबी बिला वजह सड़कों पे निकल के हाथ नहीं थी हिलाती, जितने मर्जी सिक्योरिटी वाले वार्निंग करते थे। ये इमरान कंटेनर के ऊपर छतों पे खड़े होकर लोगों को हाथ इसलिए लाता है, अगर इसको भी पता हो कि मेरा घर बैठे काम चल जाएगा तो इमरान खान को क्या जरूरत है कंटेनर पे। तो ये अवामी सियासत नहीं कर सकते, इनको कभी नहीं की इन्होंने। इनको ये सिर्फ जोड़ तोड़ की सियासत करते हैं, पावर पॉलिटिक्स करते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूंसी में फिक्सिंग करते हैं अपने। देखें, एक पूरा माफिया है जिसका हेड नवाज शरीफ है, उसके नीचे तमाम जाके इनकी हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में छोटे छोटे माफियाज हैं। ये लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत को इस जगह पे ले आए हैं। इसी के ख़िलाफ़ हमने जद्दोजहद की है। इंशाल्लाह ताला आज माफिया का डॉन जो है वो तो डिस्क्वालीफाई हो गया है। इंशाल्लाह आगे भी देखेंगे, हमें बहुत उम्मीद है। आपको मियाँ साहब का बयान सुनवाते हैं जो आज उन्होंने जेल में दिया, सुनाइएगा प्रोड्यूसर साहब। वोट देकर वजीर आजम बनाते हैं, हुकूमत बनाते हैं, कोई डिक्टेटर आके और कोई जज आकर आपके वोट की पर्ची को फाड़ के आपके हाथ में पकड़ा देता है। ये तौहीन आपको बर्दाश्त है तो फिर इसको बदलना होगा। कोई डिक्टेटर जज जाकर आपके वोट की पर्ची फाड़ के आपके हाथ में पकड़ा देता है, ये तौहीन आपको बर्दाश्त है? इन जजों की हिम्मत। देखें, डिक्टेटर की बात करें, कोई फौज इनको कू करके निकाले तो ये बात बनती है। 5 जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने, फुल बेंच ने एक फ़ैसला दिया है 5-0। ये इसमें कोई इख्तलाफ नहीं था फैसले में, और उसके ख़िलाफ़ ये कह रहा है वोटर की पर्ची फाड़ दी। बात मोटी ये है कि वोटर की जो वोट देता है उसका तो इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। क्यों? करप्शन करके। वोटर ये नहीं कहता कि मैं आपको वोट दे रहा हूँ, आप जाके करप्शन करें, आपको इजाज़त है, आप क्योंकि मैंने वोट दे दिया आप कौम को लूटें, आप ख़जाने को भी लूट जाएं, आप अपने बाहर जायदाद बनाएं, अपने बच्चों को अरबपति बनाएं, मैं बड़ा खुश हूँ मैंने आपको वोट दे दिया। लेकिन ये मैंडेट अवामी मैंडेट करप्शन के लिए कभी नहीं दी जाती।
नवाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में नहीं होते तो जमहूरियत के लिए ज़्यादा अच्छी बातें करते हैं, तो उन्हें कुछ अमली इक़दाम भी ऐसे करने चाहिए जो उस प्रोसेस को सपोर्ट कर सकें। लाइक वो आज कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर्स ने 1.5 साल गुजारा, डिक्टेटर्स 10-10 साल गुजारते हैं। 3 डिक्टेटर्स हैं जिन्होंने 10-10 साल गुजारे। जनरल अयूब, उनके साथ भुट्टो शामिल थे, जनरल ज़ियाउल हक जिनके साथ तमाम अरसा खुद नवाज शरीफ साहब ने गुजारा, उनकी पैदावार है, और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ जिन्होंने आके इनकी हुकूमत का खात्मा किया। अब अगर नवाज शरीफ साहब ने ये लेसन लर्न किया है कि मिस्टेक थी जनरल ज़िया का जिलानी खान का साथ देना या IGI बनवाना ISI की मदद से, वो सारा कुछ काम गलत था, तो उसकी इसलाह के लिए अल्लाह ताला ने 4 साल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ऑल पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, ऑल पावरफुल, जिसने तमाम इंस्टीट्यूशंस के सरबराहान खुद लगाए, फौज के 2 सरबराह इस अरसे में खुद तैनात किए, ISI का सरबराह खुद अपनी मर्जी से पसंद से तैनात किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई बंदा दुनिया का इनका हाथ नहीं था रोक रहा कि अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम ठीक कर लें, लीगल सिस्टम को ठीक कर लें, जुडिशल रिफॉर्म चाहिए, नई लॉज इनेक्ट करनी है उसको कर लें, बस 63 को ठीक करना है तो कर लें, कोई नहीं था रोक रहा। सब कुछ कर सकते थे, नहीं किया क्योंकि खुद पावर में बैठे थे, खुद पावर में थे और ये तमाम चीज़ों को खुद एंजॉय कर रहे थे। नैब के ऊपर इनकी पावर थी, सारे केसेस अपने इन्होंने ख़त्म करवाए, इन्होंने जुडिशरी से ऐसे ऐसे फैसले करवाए जो बात आज हम देखते हैं तो हमें शर्म आती है। उसके बाद उन फैसलों पे अपील नहीं हुई, तो इन्होंने पूरे सिस्टम को फिक्स किया। जब ये पावर में आते हैं ये सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, ये जो बड़े बड़े मंसूबे बनाते हैं इसमें सिर्फ कमीशन के लिए काम करते हैं। आवाम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, स्कूलों के ऊपर, आप शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये लीग वाले कहते हैं कि बड़ा काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं। भाई कौन सा बड़ा काम करते हैं? स्कूलों की वही हालत है, उतने बच्चे बाहर जो स्कूलों के थे जितने पहले थे। अस्पतालों की आप ये हालत देख लें, आप पीने का साफ पानी का आप हाल देख लें, आप लोगों की बाकी सोशो इकोनॉमिक इशूज़ नहीं एड्रेस कर सके, लेकिन उन्होंने ये किया कि मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर तेज रफ्तारी से काम किया। पाकिस्तान बाकी तो 3 चीफ मिनिस्टर्स वो भी नहीं कर सके। डिसअपॉइंटिंग। मैं आपको एक मिसाल दूं, शहबाज शरीफ इस मामले में बेहतर है, उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। पहली इलेक्शन लड़ा था ना, पहली दफ़ा, मैं तजर्बा नहीं था सियासत का, तो मैं हैरान था कि मैं जहाँ भी जाता था लोग डिमांड करते थे कि मुझे स्कूल बना दो, हस्पताल बना दो, सड़क बना दो, बिजली दे दो, ये कर दो। एक इंसान ही कहता था स्कूल का मेयार बेहतर कर दो, हस्पतालों की दवाइयाँ पैदा होनी चाहिए, एक इंसान नहीं कहता था। आखिर में इस कैंपेन के दौरान मैंने पूछना शुरू कर दिया कि यार ये तुम क्यों नहीं कहते, ये तुम्हारी ज़रूरियात नहीं है? तो लोग चुप हो जाते थे। एक बुज़ुर्ग ने फाइनली खड़ा हुआ, कॉर्नर मीटिंग में मैं था, लोगों से बात कर रहा था, उसने खड़े होकर कहा आप सियासतदान ये काम कर ही नहीं सकते, कोई हुकूमत आ गई, हमें ये चीज़ें नहीं मिली तो हमने आपके ऊपर उम्मीद लगानी छोड़ दिया, इसलिए ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाते हैं। सबसे आसान काम है ठेका दो, पॉपुलर है ठेका दो, नहीं पॉपुलर नहीं है। ओवरहेड वो बना के ना एक बड़ा सा वो सड़क आसान है, वो फिर खुश होते हैं कि हमने मेट्रो बना दी। खुश भी होते हैं और आसान नीचे है। ड्रेन के अंदर पोलियो वायरस है, ऊपर मेट्रो बनी हुई है। मलिक साहब ये आसान काम है, ठेका दिया, ठेकेदार आए, मशीनरी आई, बन गई। जो मुश्किल काम है ना कि सिस्टम को बदलो, सिस्टम आवाम तक पहुँचाओ, तालीम, सेहत, पीने का साफ पानी, ये मुश्किल काम है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और ये ग्लोरी नहीं है। मगर अगर आप ये लोगों के लिए काम करें, मैंने अपने हल्के में फिर ये काम शुरू किया और सेकंड टाइम जब मैं इलेक्शन जीता उसके बाद मैं जहाँ जाता तो लोग सड़क पे मुझे रोकते थे कि हमारे स्कूल में 2 उस्ताद चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो नवाज शरीफ साहब तवातर से अब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 18 बात दुरुस्त कर रहे हैं, 18 वज़ीर आज़म में से किसी एक को टर्म कंप्लीट नहीं करने दी, लेकिन 85 से बाद में जितनी भी असम्बलियाँ टूटी नवाज शरीफ साहब से हट के, उन सारे वज़ीर आज़म के जाने में, मोहम्मद खान जनीजो से लेकर गिलानी साहब तक, सब के जाने में नवाज शरीफ साहब का एक रोल था। अपने जाने में तो उनका अपनी मिस्टेक्स होंगी, पॉलिटिकल मिस्टेक्स, लेकिन दूसरों के जाने में वो कंट्रीब्यूट करते थे। जुनेजो के जाने में तो मेजर कंट्रीब्यूशन थी, बेनज़ीर भुट्टो की 2 असम्बलियों, उनकी मेजर कंट्रीब्यूशन थी। गिलानी साहब के लिए मुतालबा करते थे जलसों में, नीचे उतरो, तुम्हें कोई हक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ये सारे खुद ये बीज 2 अमली है, ये सब बीज इन्होंने खुद बोए हुए हैं और आज ये अपने आप को रो रहे हैं कि ये हट गए हैं। और देखें, पहली दफ़ा इनको किसने हटाया? प्रेसिडेंट ने हटाया, दूसरी दफ़ा इनको फ़ौज ने हटाया, तीसरी दफ़ा इसको जुडिशरी ने हटाया। इनके दोनों पहली हुकूमतों में जाने में फ़ौज का एक रोल था, अगर वो कहें कि नहीं था तो ये बात गलत होगी। गुलाम इसाक वाले मामले में भी रोल था, जनरल वहीद काकड़ फार्मूला आ गया था आखिर में, उसने दोनों को ही चलता कर दिया। दूसरे मामले में भी फ़ौज का रोल था। जितने आर्मी चीफ नवाज शरीफ ने लगाए हैं किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने नहीं लगाए, और जितने आर्मी चीफ से नवाज शरीफ की लड़ाई हुई है किसी वज़ीर आज़म की नहीं हुई। ये भी एक मज़े की बात है। 9-10 शायद ये, मगर अब तो जुडिशरी ने इनको निकाला है, एक केस के बाद निकाला है जो 6 महीने से ज़्यादा चला है। वहीद काकड़, आसिफ नवाज, जहांगीर करामत,
सबसे इनकी लड़ाई हुई सारे, देवर ऑल अपॉइंटेड बाय नवाज शरीफ और फिर जनरल परवेज मुशर्रफ नीचे से ऊपर लेकर आए थे, उसने माशाल्लाह लगा दिया। राहील शरीफ भी इन्होंने लगाया, आखिर में कितना तनाव था यू नो इट। जनरल बाजवा अपॉइंटेड बाय नवाज शरीफ, फरमाइशी प्रोग्राम देखें, और आज वो कहते हैं डिक्टेटर मुझे निकाल देता। मलिक साहब क्या खराबी क्या है, कहीं के अंदर कुछ बुनियाद में खराबी है। इनमें खराबी ये है कि ये इदारे इंडिपेंडेंट इदारे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये चाहते हैं कि सब लोग पंजाब पुलिस हों, ये चाहते हैं कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो वो IG पुलिस हो इनका। नहीं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो जो इदारा है तगड़ा है, बड़ा इदारा, उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऐसा पसंद ना हो जो चाहता हो कि मेरी बात मानो, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। ये भी तो हो सकता है। नहीं देखिए, ये नवाज शरीफ सब पावरफुल होते हैं तो वो फिर पावर को एंजॉय करना चाहते हैं। मैं आपको फौज को भी ये बात पसंद नहीं आती। फौज को छोड़ दें, आप नैब की तरफ चले जाएं। लगाए ना, इसने इन्होंने क्यों एक इंडिपेंडेंट तकड़ा आदमी नैब में नहीं लगाया जो इन्वेस्टिगेट करा, जो बड़ी करप्शन पकड़ता, जो अकाउंटेबिलिटी करता, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये चाहते नहीं है इदारे तकड़े हों। इन्होंने पुलिस को इंडिपेंडेंट क्यों नहीं किया? इन्होंने, मैं आपको हज़ारों मिसालें दे दूँ, एक इदारा भी इनको पसंद, इन्होंने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इंडिपेंडेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि अपने टैक्सेस का मसला है, उनको कंट्रोल करना है। ये इदारों को तकड़ा नहीं देख सकते क्योंकि जिस इदारे में इंडिपेंडेंट हो जाए उससे इनको खौफ आता है। हुदैबिया का क्या बना? हुदैबिया पे आज बड़ा शोर था कि ये एक हफ्ता इस हफ्ते जाना है, आज तक तो गया नहीं। मैं हैरान हूँ, मैं बहुत हैरान हूँ। और ये मेरे सामने कोर्ट में प्रोसिक्यूटर, इसने लॉयर ने आके कहा था नैब के कि जी 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम अपील कर रहे हैं। अब 2 हफ्ते गुजर गए हैं और हम अब सोच रहे हैं कि मैं वकीलों से मशवरा कर रहे हैं कि हम जाके सुप्रीम कोर्ट की कोई ये याद दहानी कराएं, हम जाके कहें किधर गया अभी। एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए जज भी सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर किया, आप उनको दरख्वास्त भी दे सकते हैं। हम दे सकते हैं दरख्वास्त, हम ये कानूनी मशवरा कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। अब ये नहीं हो सकता कि एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, इन्होंने कमिट किया है और वो कमिटमेंट पूरी ना की जाए। तो शेख रशीद साहब आपके जलसों के साथी हैं इस वक्त हमारे साथ, उनसे भी भाई हैं, मिलवाइएगा जी शेख रशीद साहब से। उतनी देर हम बात करते हैं, तरीन साहब से और बात करते हैं। अब आपने 13 को करना है पहला जलसा जो करना है। नहीं, हम पहला जलसा कर चुके हैं। आपको याद है कि इस फैसले के 2 दिन 48 घंटे के नोटिस पे हमने यौम तशक्कुर मनाया, वो तो मना लिया। और वो मनाजिर देखे थे आपने, वो आपको भी टीवी आप हो, आप दिखाएं भी सही। हैरान कौन? शेख साहब से बात कर लें। शेख साहब लाइन पे आ गए। अस्सलाम वालेकुम शेख रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख रशीद साहब, रैली आज का दिन क्या देखा आपने? पिंडी से बहुत तेज रफ्तारी से उन्होंने गाड़ियां भगाई, लेकिन फिर धुआंधार खिताब भी किया जेलम। बस अब उनके खिताब के दिन है जी, वो नहीं करेंगे तो हम करेंगे। अब वो जो समझ रहे हैं कि भाई उन्होंने जो जैसा फील कर रहा है, आप देखें इसके असरात और नतीजे क्या निकलते हैं। क्या निकलेंगे नतीजे? आपको भी पता नदीम साहब, आप चूचे नहीं है कि इसके नतीजे क्या निकले। सर मैं बिल्कुल चूचा नहीं हूँ, आप होंगे, मैं नदीम वाले को। आप बताइए मुझे नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा क्या निकलेगा? हेलो सर, क्या नतीजा निकलेगा? कोई तजिया भी तो बताए ना सर। भाई तजिया वो ललका रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, जजेस ने गलत फैसला दिया है और किसी और ने फैसला लिखा है और ये फैसला पहले ही लिखा गया है। तो ये बातें तो आप बैल मुझे मार वाली हैं, बैल को मारना भी नहीं चाहिए और इनको कानून और आइन के दायरे में ये रिव्यू में जाए, हम पेश होंगे, ये सारी चीज़ें पेश करेंगे और इन सारी चीज़ों में जो है वो कोशिश करेंगे कि आइन और कानून के दायरे में रहकर एक बेहतर फैसला आ सके और ये रिव्यू में जाएंगे तो हम भी जाएंगे। तो शेख साहब ये बैल, आप हमें भी खोलें ख्वाजा हारिस की रिपोर्ट। ये बैल इसमें सुप्रीम कोर्ट है या बैल इसमें फौज है? शेख साहब, बैल इसमें सुप्रीम कोर्ट है या बैल फौज है? क्या कहा जी? आपने कहा ना आप बैल मुझे मार कर रहे हैं नवाज शरीफ, मुहावरे के कहा है, आप ले जाना चाहें जिधर मर्जी। तो वो बैल सुप्रीम कोर्ट है या बैल यहाँ फौज है? किसको कह रहे हैं आप? नहीं, बैल मैंने मुहावरे में कहा है। हर वो आदमी जो रेड बुल क्या कहते हैं आप अंग्रेजी वाले लोग? सर उन्होंने कहा ना जी कि कोई डिक्टेटर जज जाके वोट की पर्ची फाड़कर हाथ में दे देता है, वोट की ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये किस ना करे जी, अल्लाह करे इनको समझ आ जाए। पहले भी सारे गंद, जब जुनेजो को इन्होंने निकलवाया, बेनजीर को 2 दफा इन्हें निकलवाया, चीफ जस्टिस जनरल करामत को इन्होंने निकालवाया और ये पैदावार है ज़ियाउल हक के उस फैसले की जिसमें कि भुट्टो फांसी चढ़ा, आप कहते हैं उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई। तो ये सारे चीज़ें कौम के साथ जो सामने आ रही हैं, आप इनके क्लिप दिखाएं और मैं आपको इन दी एंड ये अर्ज कर सकता हूँ कि जो ये खेल खेलने जा रहे हैं इंशाअल्लाह कानून और आइन रहना चाहिए, आइन की सरबुलंदी होनी चाहिए। चोर जो है वो चोर जो है कानून के दायरे में होने चाहिए, इंसाफ के दायरे में सारा काम होना चाहिए। शेख साहब, कल आपके शहर में क्राउड की क्या पोजीशन थी? वो बड़ा इंतजार करना पड़ा रात 12:30 बजे तक तकरीर का,
ठाठे मारता हुआ समुंदर था एक। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी कमजोर रैली का नहीं सुना। लोग तो 4-5 हजार कहते हैं, मैं कहता हूँ इसको 8 कर लो, 10 कर लो, 12 कर लो। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ कि टोटल फ्लॉप था पिंडी में। गिलगित बल्तिस्तान के सारे पुलिस वाले यहाँ होटलों में भी सोए, आज़ाद कश्मीर की पुलिस और उसके सारे ऑफिसर यहाँ सोए हुए थे, आए हुए थे पहले। लेकिन पिंडी की पार्टिसिपेशन इतनी नहीं थी जितनी मुझे तोके थी, और जो मैं सोचे बैठा था उसका अशरे शीर भी लोग नहीं निकले। और 13 अगस्त को निकलेंगे। राणा साहब, आपको दावत है, इमरान खान का जलसा है लियाकत बाग में, अवामी मुस्लिम लीग का वो चीफ गेस्ट हैं। 13 अगस्त की रात 10 बजे मैं आपको दावत देता हूँ। किसको दावत दे रहे हैं शेख साहब? शेख साहब किसको दावत दे रहे हैं? आपको। अच्छा अच्छा, मैं तो वैसे ही आ जाऊंगा शेख साहब आपसे मिलने, लेकिन एक बात मुझे बताएं। काम दावत देनी चाहिए, अल्लाह के नबी ने कहा। बिल्कुल मैं सही। ओपनली आपको दावत देता हूँ कि 13 अगस्त रोज इतवार रात 10 बजे लियाकत बाग तशरीफ लाएं। अवाम की मोहब्बत का समुंदर नजर आएगा, और वो जो लोग लाए गए, बुलवाए गए, मंगवाए गए। शेख साहब एक बात और बताएं, ये जो बेल्ट है पिंडी से जेलम और फिर जेलम से लाहौर तक, सारी बेल्ट से नून लीग जीती हुई है। इनके मिनिस्टर्स हैं, इनके MNAs, MPs, काउंसलर्स, मेयर, सारे नून लीग जीती हुई है। मियाँ साहब के साथ किसी ने बहुत बड़ा हाथ किया है। आज रवात से लेकर गुज्जर खान तक आपने जो सूरत हाल देखी है, 120 से गाड़ियाँ भगाई हैं और यहाँ से निकले हैं। क्या हुआ है? अबैंडन किया है लोगों ने मियाँ साहब को, क्यों? अंदर से, पार्टी के अंदर से हाथ हुआ है। देखिए, रवात तो मेरा ख्याल है चौधरी निसार साहब का हल्का है, और मंदरा भी थोड़ा सा उन्हें लगता है, और 120 की स्पीड पर हो गए हैं। ये खफा थे, तभी जाके उन्होंने गुजरांवाला जेलम में कहा कि डिक्टेटर ये करता है, और ये जो बादशाहत और शहनशाहत का ख्वाब देखने जा रहे हैं, इनके ख्वाब जो है वो शर्मिंदा, ये नाकाम होंगे। और इंशाअल्लाह ताला अगले महीने से इनका पोस्टमार्टम सियासी शुरू हो जाएगा। अदालत और कानून के दायरे में इनके केसेस खुलेंगे, इनके जो रेफरेंसेस लगेंगे, कौम को पता लगेगा कामा कितना बड़ा था। शेख साहब, लाहौर में कितना क्राउड होगा और गुजरांवाला? शेख साहब खुदा हाफिज कर दिया शेख साहब। शेख साहब ने दावत आपको दिया जी, मुझे नहीं दी। मैं तो जर्नलिस्ट आदमी हूँ, जहाँ दफ्तर नौकरी लगाएगा खान साहब को दावत दी थी, खान साहब ने एक्सेप्ट की। खान साहब जा रहे हैं, हम बड़ा जलसा करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे 13 तारीख को आवाम कैसे निकलती है। 11 अगस्त और 13 अगस्त, 13 तारीख को, और रात 10 बजे आपका सेम एक ही जलसा है कि लहदा लहदा? नहीं इकट्ठा एक ही जलसा हमारा एक जलसा। अच्छा, मैं आपको अर्ज करूँ कि नवाज शरीफ साहब की ये बेहतरीन दिन है एक तरह से डिस्क्वालिफिकेशन के बाद के। लेकिन इतने अरसे पावर में रहे हैं, पावर आहिस्ता आहिस्ता निकलती है आपने से। आपने लोगों को, कितने लोगों को मराद दी होंगी, पेट्रनेज दी होगी, डेवलपमेंट दी होगी, वो आपके साथ हैं। हर दिन जो गुजर रहा है ना, हर दिन नवाज शरीफ की पावर में कमी हो रही है, और जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे ज़्यादा तेज़ी से कमी होती जाएगी। आप यहाँ से ये अभी बड़ा शो कर रहे हैं, कैबिनेट में जाके जब बैठेंगे ना तो अकेले होंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई और बैठा होगा, चीफ मिनिस्टर हाउस में इनके भाई बैठे हुए हैं, जिनकी बेगम रिपीटेड ट्वीट्स कर रही है नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। इनका सख्त इख्तलाफ है फैमिली में। चौधरी निसार साहब इनके साथ गए नहीं हैं, बिल्कुल उन्होंने इससे ताल्लुकी का इजहार किया है, उन्होंने दिखा दिया। चौधरी निसार और शहबाज अपोज कर रहे थे कि आप GT रोड से मत आइए, मोटरवे से आइए, लाहौर आके एक बड़ा जलसा जुलूस कर लीजिए। ये तो जिन शायद लोग वो डिवीजन पार्टी के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इसमें से सीरियस डिवीजन है पार्टी के अंदर, सीरियस डिवीजन है। और ये सीट के ऊपर किसको टिकट देना है, इसके ऊपर डिवीजन हुई है। आपस में इनकी लड़ाइयाँ हैं। चौधरी निसार इनके साथ खड़े नहीं हुए, और अभी तो ये सिर्फ 10 दिन हुए हैं निकले हुए, 12 दिन हुए निकले हुए। आप इंतज़ार तो करें, अब तरह दिन गुजरने तो दें। और ये जो जेलम इन्होंने आज शो किया है, 10 ज़िलों की ये फोर्स सीन की, ये सिर्फ जेलम के लोग नहीं थे, 10 ज़िलों से इन्होंने लोग कटे गए थे। सियालकोट से भी इन्होंने यहाँ लोग मंगवाए थे। असल में आज उन्होंने एक स्पॉट पिक किया, हर जगह हर MPA की इन्होंने तरले किए हैं कि तुम आ जाओ, और ये 10 ज़िलों का रिजल्ट आपने देख लिया। और ये पंजाब हुकूमत अगर कोशिश करती तो इससे बड़ा क्राउड आसानी से जमा कर सकती थी। बड़ा मुश्किल काम। मेरा अपना ख्याल है उन्होंने शहबाज शरीफ ने दिल से कोशिश नहीं की, अबैंडन कर दिया, अबैंडन कर दिया अपने भाई को। राणा सनाउल्लाह को उसने साथ भिजाया, वो तो भिजवाया हुआ था, मगर इसने नहीं की। मगर अगर करते भी सही ना, फिर भी कामयाब ना होते, क्योंकि शहबाज शरीफ में भी वो बात तो नहीं है। वो भी एक एडमिनिस्ट्रेशन की पैदावार है, और अपनी ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू रूल करते हैं, सियासतदानों के थ्रू रूल नहीं करते। एक ब्रेक ले लें जी, कभी रद्दमल लेंगे ब्रेक से वापसी पे, हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मिफ्ता साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। मियाँ साहब कहते हैं एक डिक्टेटर जज आपके वोट की पर्ची फाड़ के फेंक देता है, ये तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो नवाज शरीफ साहब के वोट की पर्ची किस जज या किस डिक्टेटर ने फाड़ के फेंकी? जी शुक्रिया। नवाज शरीफ साहब जब 1997 में हम सब का वोट लेकर आए थे तो परवेज़ मुशर्रफ ने आइन के साथ शब खून मारा और आपको पता है 99 में मार्शल्ला लगाया। और इस बार नवाज शरीफ साहब जब तीसरी मरतबा हम सब का वोट लेकर आए और इतने वोट लेकर आए कि बाकी तमाम अपोजिशन को मिला के भी इतने वोट नहीं लगे, तो 4 साल से हमको रोकने दिया। इमरान खान साहब ने पहले धरना किया, उसके बाद धरना 2 हुआ, बहुत सारी और चीज़ें करते रहे और उसके बाद पूरा नहीं शब खून नहीं। देखें, ये 5 जजों ने 5 जज साहिबान ने मियाँ साहब को इस बात पे घर भेज दिया कि उन्होंने अपने बच्चे की कंपनी से तनख्वाह जो नहीं ली थी वो डिक्लेयर नहीं करी। बिल्कुल करप्शन के ऊपर इल्ज़ामात ज़रूर लगे थे लेकिन किसी भी करप्शन के उसके ऊपर इनको नहीं भेजा। और कोई भी ये इल्ज़ाम कहते थे कि करप्शन करी है मियाँ साहब ने, लेकिन किसी भी अपोजिशन पार्टी ने आज तक ये नहीं बताया कि किधर करप्शन करी है। खुदा न खास्ता कोई किक बैक ली है, कोई कमीशन लिया है, कोई रिश्वत ली है, किसी ने आज तक नहीं बताया। एक जनरल बात करते थे करप्शन जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर ये मुकदमा शुरू हुआ था पनामा पेपर्स का कि ये लंदन के अपार्टमेंट्स आपके हैं। शरीफ फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर इकरार किया कि 2006 में ये अपार्टमेंट्स हमारे थे। और वहाँ पर एक दूसरा मुकदमा ये खुल गया कि जो 2006 की दस्तावेज़ात बनाई गई हैं वो फोर्ज्ड हैं, वो जाली दस्तावेज़ात हैं। उसका एक नया रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया। तो वो चीज़ ऐसी तो नहीं है कि साबित नहीं हुई, आप उसको जैसे मर्जी ट्विस्ट कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ आपको चार्ज नहीं था करना, वो तो ट्रायल कोर्ट नहीं करना था, वो रेफरेंस भेज दिया उन्होंने। बिल्कुल, तो ट्रायल कोर्ट नहीं, देखिए एक तरीक़ेकार है हमारे कानून का कि ट्रायल कोर्ट ये चीज़ करती है और ट्रायल कोर्ट के बाद उसके बाद वो एक सिस्टम में चलता है, हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, राइट ऑफ अपील होता है। नदीम मलिक को भी वो राइट ऑफ अपील है, मिफ्ता इस्माइल को भी वो राइट ऑफ अपील है। तो नवाज शरीफ से वो राइट ऑफ अपील लेना जो है ये मुनासिब नहीं है। नवाज शरीफ ऑल्सो इसलिए प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया था कि उसको शौक था। नवाज शरीफ इसलिए प्राइम मिनिस्टर बनाया था कि करोड़ों लोगों ने उसको वोट दिया। 184 की प्रोविजन से आप लोग वाकिफ थे। ये जुरिसडिक्शन इफ्तिखार चौधरी ने पीपल्स पार्टी का पट्टा बिठा दिया था इस्तेमाल कर करके। और ओरिजिनल जुरिसडिक्शन बिल्कुल है और ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ट्रायल करे, लेकिन उन्होंने ट्रायल नहीं किया। हमारी गुजारिश तो इतनी है कि आप इस टेक्निकलिटी पे प्राइम मिनिस्टर को निकाल रहे हैं कि उन्होंने अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह जो नहीं मिली है उसको डिक्लेयर नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट इस पे आप निकाल रहे हैं। अगर इनके खिलाफ कोई और नहीं, बिल्कुल नहीं करती ना, ट्रायल कोर्ट नहीं है। तो मुनासिब तो यही था मेरे ख्याल से कि शायद ट्रायल में भेजे, लेकिन बहरहाल हमने देखें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जैसे आपने हुक्म आए थे उसके 15 मिनट के अंदर तकमील करा। मियां नवाज शरीफ ने नोटिफिकेशन आने से पहले रिजाइन करा, तो बिल्कुल हमने उसकी तकमील करी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हमारी मोअज़्ज़ज़ कोर्ट है और इसका फैसला को तकमील करना हम सब के ऊपर फ़र्ज़ है। लेकिन जैसे कि भुट्टो साहब के फांसी का फैसला इस कौम को लगता है कि शायद सही नहीं था, या जनरल जिया के मार्शल लॉ का फैसला, या मुशर्रफ के मार्शल लॉ का फैसला, या 7 नवंबर के जो सेकंड टाइम मुशर्रफ ने अब जजेस को अदालत में बंद करा था वो फैसला, अगर वो फैसले सही नहीं थे तो इसी तरह हम समझते हैं कि ये फैसला भी शायद एक मरतबा इसके ऊपर नजरसानी होनी चाहिए। नज़रसानी के लिए तो आप फाइल करेंगे रिव्यू इंशाल्लाह कमिंग डेज में, उसका सुप्रीम कोर्ट जायज़ा लेगी और पता भी चल जाएगा। वैसे सेम बेंच के सामने जाना है जिसको मियाँ साहब ललकार रहे हैं, लॉ यही कहता है, उसी बेंच के सामने रिव्यू फाइल होता है। रैली में बंदों की तादाद के ऊपर काफ़ी मसले सामने आ रहे हैं। कल यहाँ इस्लामाबाद से स्टार्ट जो था वो धक्का स्टार्ट था और आज पिंडी से 120 की रफ्तार से उठते हुए जेलम पहुँच गए। ये क्या कहानी क्या है पीछे, कुछ समझ नहीं आ रही। बंदे किधर गए वो? देखिए बड़ी हैरत की बात है कि आप कह रहे हैं बंदे किधर गए। बंदे नवाज शरीफ के साथ हैं, कुछ चैनल्स को नज़र नहीं आ रहे, बाकी लोगों को नज़र आ रहे हैं। और अगर हम हर इलेक्शन जीतते हैं, हर बाई इलेक्शन पंजाब में जीतते हैं, हर लोकल बॉडीज का इलेक्शन जीतते हैं, अकल के अंधों को नजर नहीं आता। ये तारुल कादरी साहब बोलते हैं, आप भी यही बोले आज नहीं तारुल कादरी साहब और नवाज शरीफ में एक फ़र्क है और वो है कि नवाज शरीफ जो है वो 180 सीटें लेकर नेशनल असेंबली में बैठा हुआ है। नवाज शरीफ ने हर बाई इलेक्शन जीता है। आज भी पाकिस्तान के अंदर चप्पे चप्पे में और खास तौर पे पंजाब में जी नहीं, आपको परेशानी हो रही है, हमें बिल्कुल परेशानी नहीं है। देखिए आज जेलूम के अंदर भी क्या हुआ है, कल जो लाहौर से लेकर पिंडी तक की कौमी सूबाई असेंबली काउंसिलर्स मेयर्स सारे नून लीग ने जीते हुए हैं।
मेयर, यूनियन काउंसिल मेयर हर इलेक्शन जीतते हैं और इंशाल्लाह फिर जीतेंगे। और अब भी आज देख लीजिए कि आवाम साथ है। और आप जब कल हम ये सोच रहे थे कि एक दिन में जो सफर करेंगे उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि झेलम तक पहुंचेंगे, तो कल सिर्फ इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक आ सके, कचहरी रोड के आगे नहीं जा सके। तो वो नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी थी कि आवाम का समंदर था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। और आप देख लीजिए कि आज क्या ऐसा हुआ कि झेलम में भी रात 12:30 बजे तक इंतजार करना पड़ा कि कुछ ऐसा हो जाए क्राउड के जिसको मैं एड्रेस कर सकूं? क्या हुआ ऐसा? क्यों ऐसा हुआ और किसने ऐसा किया? कुछ मुझे लगता है कि आप लोगों ने अंदर से साजिश किया मियां साहब के खिलाफ। देखिए, मैं आपसे मेरे आने से पहले जहांगीर तरीन साहब की गुफ्तगू सुन रहा था। उनको बड़ा लग रहा था कि हमारी पार्टी में डिवीजन है। हमारी पार्टी में पीटीआई की तरह डिवीजन नहीं है कि एक पैसे वालों का ग्रुप है, जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब, आजम स्वाति साहब, फैसल वावडा साहब, जो कि बहुत आगे माशाल्लाह आ गए। और मैं किस तरह नहीं बोलता हूँ किस तरह पैसे लगाते हैं। और फिर एक वो उनका पुराने पीपल्स पार्टी वालों का ग्रुप है, एक पुराने क्यू वालों का ग्रुप है। हमारी पार्टी में इस तरह नहीं है। बिल्कुल दूसरों की आराम मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन एक ग्रुप है पार्टी का और नवाज शरीफ के साथ सब हैं। और आप देख लीजिए कि ये जो कितने एंकरान हैं, उन्होंने कहा कि 40 लोग टूट जाएंगे और 35 लोग टूट जाएंगे। एक अल्हम्दुलिल्लाह एक आदमी नहीं टूटा। और जो शायद अब्बासी बार-बार कहते हैं कि एक उम्मीदवार नहीं था वजीर आजम जो सबसे ज्यादा खफा थे चौधरी निसार, हम यहाँ बैठ के कहते थे वो भी पार्टी नहीं छोड़ेंगे, वो भी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज मियां साहब उनके हल्के से भागते हुए उड़ते हुए गए हैं, रवाज से लेकर गुजर खान तक ब्रेक ही नहीं लगाई उन्होंने। यार मियां साहब उड़ते हुए गए हैं, जहलुम तक गए हैं, क्योंकि कल भी इतने वर्करों को तकलीफ हुई है, वो साथ रहे थे। आज उधर जहलुम में जलसा खड़ा हुआ था, वहां पहुंचना जरूरी था। और अगर उसी स्पीड से चलते जिससे कल चल रहे थे तो मेरे ख्याल से आज गुजर खान तक भी नहीं पहुंचते, तो इलेक्शन तक नहीं पहुंचते लाहौर। हम चाहते हैं कि नवाज शरीफ लाहौर पहुंचे, 2-4 दिन रेस्ट करें और उसके बाद इस पाकिस्तान को एनर्जाइज करें। अपने में इलेक्शन भी इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ के नीचे। जहांगीर तरीन साहब से हमारे साथ हैं, जरा 2-4 बातों का रद्द-ए-अमल इनसे ले लें। एक तो आपने कहा कि पैसे वाली पार्टियां जी, तरीन साहब आप पाकिस्तान के अमीर लोगों में आपका शुमार होता है, 5.5 करोड़ पे आपने टैक्स दिया। और अब एक इतनी सी बात और भी कर दूं, तरीन साहब से पूछ लेना। मैं बताता हूं आपको, इतनी सी बात, अगर कितने पैसे आपके लिए, आपके पैसे और जहाजों का बहुत तस्करा होता है। कोई जुर्म नहीं है। आपके पास हवाई जहाज भी है जी, बिल्कुल है। मेरी उस पे इमरान खान को भी आप झूले देते हैं और बाकी लोगों को भी झूले देते हैं। मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ जहाज को। जहाज होना, पैसे होना कोई जुर्म नहीं है। अगर आपके हलाल की कमाई हो, टैक्स पेड हो आपका, और आपकी तमाम चीज़ शफाफत से आप करते हो, ये बात तो ये हमेशा। और जब इनको कुछ नहीं मिलता ना तो मेरे हवाई जहाज़ को बीच में ले आते हैं, पैसों को बीच में ले आते हैं। इस बातों को छोड़ें। मिफ्ता साहब को कल झूला दें, लाहौर बिठा के लेके जाएंगे, फिर नहीं बोलेंगे। इनको मैं आप खाली इमरान खान को बिठाते हैं, इनको भी बिठा लूँगा। ये मोस्ट ओपन इन्विटेशन है। मगर मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इन्होंने कहा है मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान, हम उनका ये करते हैं। नवाज शरीफ ये नहीं कह रहा। नवाज शरीफ सड़कों पर जुडिशरी को अटैक कर रहा है, 5 जजेस को अटैक कर रहे हैं कि मैंडेट अवाम का चोरी किया उन्होंने। दूसरी बात यह है कि अभी तो एक खेल शुरू हुआ है, अभी तो रेफरेंसेस आने हैं। अभी रेफरेंसेस में इनकी ट्रायल होनी है। करप्शन के 4 रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिनमें से 3 नवाज शरीफ और उनके फैमिली के हैं। 3 फोर्जरी वाला केस भी तैयार है, वो तो ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है ना, फोर्जरी वाले डॉक्यूमेंट्स। और फोर्जरी वाला क्रिमिनल केस तैयार है, वो प्रूव हो गया, साबित हो गया कि वो फोर्जरी हुई है। इनके अभी तो ये इनके बेहतरीन दिन है, आगे आप देखें 2-4 हफ्ते बाद क्या होने वाला है। अच्छा, एक तरीन से और बात बताएं, मिफ्ता साहब से भी इस पे पूछता हूँ। एक आप इनको ब्लैकमेलिंग के लिए चीज़ यूज़ कर रहे हैं कि वॉल्यूम 10, वो क्या उसके अंदर से चीज़ निकलनी है? वॉल्यूम 10 से कोई सांप है उसके अंदर या कुछ नहीं है? मुझे नहीं पता क्या है, किसी को दिखाई नहीं गई है। मगर जो कोर्ट में बातें हुई हैं, वकीलों ने कुछ किए हैं। नवाज शरीफ साहब के वकील को दिखाई गई, एक पेज दिखाया गया था, और वो जो बात कोर्ट में हुई है, जिससे लगता है कि इन्होंने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के जो लॉ है उसमें इन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों को ये भेजा उन्होंने कि जी हमारे ये ख़बर है कि जी इनके ये अकाउंट हैं या ये चीज़ है, इसको आप तस्दीक कर दें। 2 जगह से तस्दीक होके आ गई जो JIT रिपोर्ट में शामिल है। एक तो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से आ गई, जो उन्होंने कहा जी कि जो पनामा के पेपर्स की लीक डॉक्यूमेंट थे ये जेन्युइन है, सर्टिफाइड टू बी ट्रू कॉपीज हैं। वो तो मोर लगा के अटॉर्नी जनरल BBI ने मोर लगा के जिनको ये कहते थे ये जाली डॉक्यूमेंट हैं, PTI ने बनाई हैं वगैरह वगैरह। जहांगीर तरीन खरीद के लाए थे वो डॉक्यूमेंट। उसके बाद नहीं, ये तो रिलीज हुई थी यार। आप भी तो लाए थे ना। तो इल्जाम ये लग गया था ये जाली है। आप ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड ने मोर लगा दी। अच्छा, ये बताऊं आपको, जितनी डॉक्यूमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके आई थी, एक डॉक्यूमेंट भी गलत साबित नहीं हुआ।
बल्कि उन सब की तस्दीक हुई है। एक उस किताब को छोड़ के कौन सी किताब? वो आपने एक पूरी किताब भी साथ लगा दी। डॉक्यूमेंट जो हम लेके आए थे वो किताब लगाए थे हमारे वकील साहब। इसके अलावा ये एक UAE से MLA गया था, उसका भी जवाब आया, जिसके नतीजे में वो 12 मिलियन दिरहम की कहानी ख़त्म हो गई, उनकी सेल की कहानी ख़त्म हो गई। FZE कैपिटल कैसे है? ये भी MLA से है? ये भी MLA से आया है। ये भी इंफॉर्मेशन MLA से आई है, ये डायरेक्ट आई है इसके थ्रू FZE अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी है ना वहाँ, UAE की अथॉरिटीज़ ने जबल जो भी फ्री जोन है जहाँ ये कंपनी बनी है, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है। उन्होंने ये दी है तनख्वाह नवाज शरीफ साहब की 5 महीने स्क्रीनशॉट में 5 महीने उन्होंने रिसीव की है तनख्वाह बाकायदा। 5 महीने ली हुई है जी, ली हुई और है, बाकी महीनों की नहीं ली हुई, इसलिए अदालत ने कहा कि ये रिसीवेबल आपके एसेट्स में जाएंगे। लीगल सवाल ये है कि क्या ये अपना एसेट था? अगर रिसीवेबल था वो भी एसेट में आ जाए। मिफ्ता साहब जी फरमाइए, आप इसको कैसे डिफेंड करते हैं सर? वो तो कहते हैं 5 महीने की तनख्वाह वसूल भी की हुई है, बाकी लेनी बाकी थी अभी। जी सर, 5 महीने की तनख्वाह वसूल की हुई है। मैं अभी इनसे सबूत मांगूंगा, ये कहते हैं मैं गुजारिश करता हूं कि SECP ने एक केस पकड़ा कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले, कि एक साहब एक फैक्ट्री खरीदने वाले थे। अब रूल ये होता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कि अगर आप एक आदमी से 50% शेयर लेते हैं तो अपनी बात करें भाई, आपके वज़ीर आज़म नाअहल हो गए, मेरा केस चल रहा है, आप फैसला नहीं करेंगे। नहीं, तुमने भी ये किया, आप मुझे बात तो करने दे, आप मुझे बात करने का हक तो दे। बहाल नहीं होगा तरीन साहब, आप मुझे बात करने का हक तो दे। अरे सर, आप नाराज ना हो, मुझे बात करने का हक तो दे, आप मुझे बात करने का हक तो दे ना। वो करे, आपने बड़े इतने इल्जाम लगाए कि ये एसेट है वो। सर मुझे आप इतनी तारीफ कर रहे हैं कि हलाल की कमाई आपकी और बाकी सबको मेरी गुजारिश तो सुन लेना आप, मेरी गुजारिश सुन लें। उसके बाद ये जो गलती होगी, अगर मेरी कोई गलती होगी तो आप तस्दीक कर दीजिएगा। नहीं, आप मेरी गलती होगी तो तस्दीक कर दीजिएगा। नदीम मलिक साहब, होता ये है कि स्टॉक मार्केट में अगर मैं एक कंपनी खरीदता हूं और 50% शेयर आपके हैं तो मुझे वही पैसे सबको देने पड़ते हैं। अब हुआ ये कि 50% मुझे पता थी कि मैं ये कंपनी खरीदने वाला हूं, उसकी शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी, तो मैंने अपने कुक और माली के नाम से वो शेयर खरीद लिए, क्योंकि मैं मिनिस्टर था। और ये जरीन साहब कह रहे हैं कि मियां साहब आर्मी की पैदावार है और मार्शल्लाह की पैदावार है और अवाम की सियासत नहीं जानते, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि तरीन साहब किसके मिनिस्टर थे। मैं नहीं कहूंगा कि तरीन साहब कहां मिनिस्टर बने, वो तरीन साहब खुद बताएंगे आपको। तो तरीन साहब ने अपने मालिक, अच्छा खरीदे। ओ भाई, मैंने सब एडमिट किया। थोड़ी सी बात सुन लेना यार। अरे जब से हम भी सुन रहे हैं, नदीम मलिक साहब, जब से मैं भी सुन रहा हूं, कुछ हमारी भी गुजारिश सुन लीजिए। अरे सारी बात तो खत्म करने दे, इतना तहम्मुल तो रखे यार। पैसे वापस कर दे, वो तो वाकई साजिश कर अमीन है। ये कमेंट थे मिफ्ता साहब की बात पूरी नहीं, मुझे बड़ी हैरत हुई है जी। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि वो उन्होंने फिर अपने माली और कुक के नाम से वो शेयर खरीद लिए। अच्छा, फिर SECP को पता चला, उन्होंने कहा भाई आपने ये क्या करा, ये तो इनसाइड इंफॉर्मेशन थी, इनसाइड ट्रेडिंग थी। तो इन्होंने कहा अच्छा चल, मैं नहीं मानता हूं, मैंने ये पैसे वापस करता हूं। पता नहीं फाइन भरा या नहीं भरा, लेकिन सपोजिटली जो प्रॉफिट था या जितना कम से कम प्रॉफिट नजर आया उतना वापस करा। ये साहब जो कि एडमिटेड इनसाइड ट्रेडर हैं, वो हमको ताना देते हैं, खुदा की कसम, अल्लाह की शान देखो कि ये हमको ताना दे रहे हैं। और ये जो आदमी जो कि मुशर्रफ के जमाने में मिनिस्टर बना, वो नवाज शरीफ को बोल रहा है कि उसको आवाम की सियासत नहीं आती। वो पार्टी जो लाहौर के अंदर एक सीट नहीं जीत सकती है, वो पार्टी जो लाहौर में एक सीट जीती है, जो जेलू में एक सीट नहीं जीत सकी है। मैं बड़ा सीधा साधा आदमी हूँ, मैंने जिंदगी में हमेशा टैक्स दिया है। मैं बल्कि 2002 में खत लिखा था मैंने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कि भाई मैं टैक्स देना चाहता हूँ एग्रीकल्चर का, जो मेरा बनता है, और आपका पटवारी और तहसीलदार लेते नहीं है। SECP से आपकी कितने में सेटलमेंट हुई? आपने खत तहरीर किया था। मेरी कोई सेटलमेंट नहीं हुई और उसमें आपने कहा ये पैसे मैं दे रहा हूं। कोई सेटलमेंट नहीं हुई, मुझे कोई शो कॉज नोटिस नहीं आया। जब मेरे से उन्होंने पूछा, मैंने उनको कहा कि ये केस मेरे वकील कहते हैं कि मैं आराम से कोर्ट में इसको दिखा के डिफेंड कर सकता हूँ, क्योंकि जब ये मैंने शेयर लिए थे, और मैं शेयर स्टॉक मार्केट में लेता रहता हूँ, मगर कितनी अमाउंट थी जो आपने? मैं बताता हूँ आपको। जब ये उन्होंने कहा कि जी आपकी इस वजह से गेन हो गई, और कंपनी जो थी वो किसी और के पास थी, लीज पे थी, उसने कोर्ट में जाके ओनर्स के ऊपर केस किया, ओनर्स ने उससे कंपनी ली अक्टूबर में जाके, कोई 1 साल के बाद। तो उसके मगर जब मेरे ऊपर उन्होंने कहा ना शक है कि आपने ये इस तरह काम किया, मैंने कहा भाईजान अगर आप मेरे पे शक भी करते हैं ना, मुझे पैसे कम से कोई हर्ज नहीं है। अगर आप समझते हैं मैंने ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, आप मेरे ऊपर शक भी किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए, मैंने पैसे वापस कर दी। जहांगीर खान बेहतर मैं क्या काम कर सकता और मिफ्ता, इसमें आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे।
अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ साहब जेल में पहुंच गए हैं और कल उनका यहाँ से जो आगाज़ था वो धक्का स्टार्ट था, आज भी धक्का स्टार्ट से मुख्तलिफ नहीं था। जितनी तवक्को वो रख रहे थे और एंटिसिपेट कर रहे थे कि मैं कॉल दूंगा और एक जम्मे गफ़ीर होगा, वो वेलकम कर रहा होगा नवाज शरीफ को, वो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पार्टी ने शायद जिस तरीके से मैनेज करना था वो मैनेज नहीं कर पाए। दीना के अंदर और झेलम के अंदर क्राउड बेहतर था, लेकिन कल वाला मामला देखने के बाद हम सोचते थे कि आज मैनेजमेंट कुछ ऐसी होगी, लोगों की जिम्मेदारियों का तयन किया जाएगा और इनको जगह जगह अच्छा वेलकम मिलेगा। लेकिन कल तो वो स्लो बहुत रहे कि रात तक क्राउड इकट्ठा हो जाए और 12:30 बजे रात खिताब इस वक्त किया जब मोस्टली मीडिया ये एक्सपेक्ट ही नहीं था कर रहा कि अब मियाँ साहब बोलेंगे भी या जाके सो जाएंगे। आज उन्होंने उससे उलट एक तदबीर अपनाई और गाड़ी उड़ाते हुए वो रवाज से निकले। चौधरी निसार के हल्के में तो ब्रेक ही नहीं लगाई, राजा इखलास के हल्के में 120 पे स्पीड की और सीधा जाके उन्होंने दीना में और फिर जाके झेलम में खिताब किया। खिताब में उन्होंने आज एक गर्म जोश अंदाज़ अपनाया, जुडिशरी को आड़े हाथों लिया और ये कहा कोई डिक्टेटर, और जजेस के ऊपर कहा कोई डिक्टेटर जज जाकर आपके वोट की पर्ची फाड़ कर फेंक देता है, आपके वोट की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर कहा 5 जज मिलके आपके वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज देते हैं। पहले आपको शॉर्ट सुनवाते हैं, फिर मोहतरम पैनल हमारे साथ है उसका आपसे तारीफ़ करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है और आइंदा आने वाले दिन जब वो इम्प्लीमेंटेशन जज जो है वो कि नैब रेफरेंसेस कहाँ जा रहे हैं तो क्या बनेगा, सुनवाइएगा जी। आप वोट देकर वज़ीर-ए-आज़म बनाते हैं, हुकूमत बनाते हैं, कोई डिक्टेटर आके और कोई जज आकर आपके वोट की पर्ची को फाड़ के आपके हाथ में पकड़ा देता है। ये तौहीन आपको बर्दाश्त है तो फिर इसको बदलना होगा। जी दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। शफकत महमूद साहब, नैयर बुखारी साहब और मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ हैं। नैयर बुखारी साहब आपसे आगाज़ करूँगा, बताइए ये बड़े गुस्से में बड़े आड़े हाथों जजों को ले रहे हैं, कहते हैं शब खून मार दिया, मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज दिया सिर्फ बेटे की कंपनी से तनख्वाह न लेने के जुर्म के ऊपर। देखिए ये इस पे बुनियादी बात आप ये देखें, मासूम आदमी है। नहीं देखें मासूम क्या है, गुजारिश ये है कि आप इसको देखें कि इनके खिलाफ एक्विजिशन क्या थी और अभी ये खिताब करते हुए कहते हैं जी मुझे बताएं मेरा जुर्म क्या है। इसको सादगी के या इसको मकर बन के आप इनको पता बड़ा मकरा है, समझ नहीं आती थी। मतलब मेरा इनसे बड़ा सीधा सा मियाँ साहब से ये सवाल है कि मियाँ साहब आपकी लीगल टीम किधर है, आपका लॉ मिनिस्टर किधर है, आपका एडवाइज़र जो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह था वो किधर है। उन्होंने आपको जजमेंट पढ़ के सुनाई नहीं, उन्होंने आपको 20 अप्रैल की जजमेंट पढ़ के सुनाई नहीं कि आपके खिलाफ एक्विजिशन क्या है। फिर उन्होंने 28 जुलाई वाली जजमेंट पढ़ के सुनाई नहीं जिसमें ये कहा गया कि जी ये रेफरेंसेस, अब बुनियादी बात आप देखें, ये रेफरेंसेस किसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं, मैं इसलिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं कहता हूँ कि ओपोनेंट्स गवर्नमेंट जब होती हैं तो वो अपने ओपोनेंट्स को के ख़िलाफ़ वो रेफरेंसेस भेजते हैं, मुकदमा दर्ज कराते हैं, आप उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कह सकते हैं। गवर्नमेंट इनकी अपनी है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी इनकी अपनी है और ये रेफरेंसेस जिनके लिए कहा गया, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो मटेरियल उनके पास आया उसको उन्होंने एग्जामिन किया और ये कहते हैं जुर्म क्या है हमारा। देखें जी रेफरेंसेस सिमिलर टू जैसे किसी मुकदमे का चालान अदालत में सबमिट होता है, इट्स द सेम थिंग। लेकिन मियां साहब क्यों कहते हैं मेरा क्या जुर्म है, मैंने कौन सी करप्शन की? मेरी यार सुन ले, कैंपेन बिल्ड इस पे कर रहे हैं। मेरी बात सुन लें आप कि या तो इस जजमेंट को उन्होंने पढ़ा नहीं, पढ़ के इन्होंने समझा नहीं, या इनको इनके लॉयर्स ने समझाया नहीं कि एक वाज़ेह बात है। और अभी आने वाले दिनों में मैं बताऊं, अभी इनकी चीखो पुकार और निकलेगी। क्यों? वो जो 6 वीक्स जब ख़त्म होंगे ना और जब ये रेफरेंसेस जाएंगे कोर्ट्स में, तो हमारे खिलाफ जब भी रेफरेंस जाता था हमारे बंदों को या तो अरेस्ट किया जाता था या हमें बेल लेनी पड़ती थी। प्री अरेस्ट बेल लेनी पड़ेगी उसमें। अब वो प्री अरेस्ट होती या नहीं होती, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो और बात है। अच्छा ये भी मुश्किल हो सकती है। यस ऑफ कोर्स। नवाज शरीफ साहब को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को प्री अरेस्ट बेल करवानी पड़ेगी जब नैब रेफरेंस फाइल करेगी। प्री अरेस्ट बेल जाएंगे, उसकी कंफर्मेशन होती है कि नहीं होती है, इट्स अ मैटर ऑफ एविडेंस, इट्स अ मैटर ऑफ मटेरियल जो कोर्ट के पास होगा। आप देखिए यूसुफ गिलानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर स्पीकर थे, उनकी बेल नहीं हुई, वो जेल में रहे, कन्विक्शन नहीं हुई, फिर बाद में कन्विक्शन हुई तो फिर सेटिसाइड भी होगी। अभी भी 5 मुकदमात में उनकी प्री अरेस्ट बेल है। तो बात यह है कि जैसे कोर्ट की डिस्क्रिप्शन को बेल देते हैं, अब उसमें रेफरेंसेस किनके खिलाफ है, पूरी फैमिली के खिलाफ है। अच्छा ये बहुत सीरियस मैटर है, हमारा इस पे ध्यान नहीं था। ये तो इनको बेल करवानी पड़ेगी, नहीं तो ऑब्वियसली जब किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए, जब FIR दर्ज हो जाती है तो वन हैज टू गो टू द कोर्ट्स।
शफकत साहब knows it. He was in a DMT group. ये तो He knows पकड़ने it. वालों में शामिल था। हाँ जी? ये पकड़ने वालों में पकड़ने शामिल था। वालों में, because he was a civil servant, you know, he knows that. Point is this कि अब जिस दिन वो चार रेफरेंसेस जाएंगे, हुदैबिया वाला अपील में जाएगा, लेकिन 3 रेफरेंसेस हुदैबिया वाले अभी तक गए नहीं है। अभी तक गए नहीं है। लेकिन अब एक और इम्पोर्टेंट बात है, मैं समझता हूँ, आई डोंट नो जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज गई हुई थी सुप्रीम कोर्ट, अभी तक ये क्यों बैठे हुए हैं कि उस नैब चेयरमैन के खिलाफ, जिसके खिलाफ ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी, उसका मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में क्यों नहीं गया अभी तक? ही शुड नॉट बी देयर। इनको जाना चाहिए कोर्ट में उसके खिलाफ। बिल्कुल जाना चाहिए। बताइए शफकत, बिल्कुल जाना चाहिए। आप किस इंतजार में? और ही शुड बी रिमूव्ड। उसकी ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने दी ना, नैब फौत होगी, और आपने नहीं दी है। नैब फौत होगी हमारे लिए, ये कहा था अदालत। नहीं जी, उसके बाद उन्होंने कहा हम इसलिए जीआईटी बना लेंगे, वी डू नॉट ट्रस्ट द हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। एससीसीपी वाले के भी कहा और नैब वाले के भी कहा। नैब के लिए तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी थे शरीफ फैमिली की, यहाँ तक कह दिया उन्होंने। सो देयर इज अ नीड ऑफ इट। मैं क्विकली 3 चीजें कहूंगा। पहली बात तो ये है कि एक पोल तो खुला ना कि जी अवाम हमारे साथ है, पता नहीं जब में गफीर होगा। जितने लोग दीना में थे ना, अगर आप नदीम साहब सड़क पे खड़े होकर ऊपर देखना शुरू कर देना तो इतने बंदे आपके इर्द गिर्द पाकिस्तान में इकट्ठे हो जाएंगे। दीना में मुनासिब था, बट ठीक है, मतलब लेकिन यहाँ से निकलते हुए तो पिंडी से बिल्कुल फारिग था। जुलूस हो, लोग खैर उसको छोड़े। दूसरी बात, मुझे समझ नहीं आती कि नवाज शरीफ साहब, ये मेरा तो ख्याल है, आप जिस तरह बुखारी साहब ने कहा कि ये मकर वाली बात है कि वो समझते नहीं इस बात को कि अगर आप इलेक्ट हो गए हैं तो क्या मतलब आप कानून और आइन से मावरा हो गए, अबव हो गए उससे? आप क्या इस आप कत्ल कर दें, अब मैं एमएनए हूँ, मुझे वोटों से आया हूँ, इसका मतलब मुझे गुनाह माफ़ है क्या? मुझे कत्ल माफ़ है क्या? मुझे करप्शन माफ़ है? ये क्या बात हुई कि जी आपने वोटों लिया, जज ने पाट दिया? और भाई आपने कानून की खिलाफ वर्जी की, आपने करप्शन की, आपने महल बनाया, आप उठा के उसको बाहर ले गए, अरबों रुपए की जायदादें आपने बाहर बनाई। कोर्ट में जब आपसे पूछा गया तो आपके पास कोई मनी ट्रेल नहीं थी, आपसे एक दफ़ा नहीं बार बार पूछा गया। जीआईटी ने पूछा और आप शायद कोर्ट में थे या मैं तो था कि 2 दिन पहले ट्रायल कंक्लूड होने से पहले भी जजेस ने कहा भाई इतनी देर हो गई है, हमें कुछ चीज़ तो दे दो। सो मकसद ये है कि जिस बंदे का, और वो फिर सवाल पूछते हैं कि जी मेरा कसूर क्या है? भाई आपका कसूर ये है कि आपने 30 साल में इतनी जायदादें बनाई हैं जिसका कोई एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं है, आप कोई एक्सप्लेनेशन दे नहीं सके। आपसे जब पूछा गया तो आपके पास एक कतरी खत के अलावा जिसको वैलिडेट नहीं कर सके, आपके पास कुछ नहीं था। सिवाय इसके, आखिरी बात, सिवाय इसके कि इसहाक डार साहब ने जब सच बोला था तो मनी लॉन्ड्रिंग और वो, उसके अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन है कोई नहीं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, जितने लोग हम एंटीसिपेट कर रहे थे, कल आपकी मेरे एक कुलीग से थोड़ा सा वो मैच भी आपका पड़ा, मैं मैच नहीं डालूंगा, आप मुझे कहेंगे अवाम का ठाटे मारता समुंदर था, मैं कहूँगा इससे भी बड़ा समुंदर था, 2 समुंदर थे। तो वो क्या हुआ, कुछ पार्टी ने अबैंडन किया मियाँ साहब को, या बैड मैनेजमेंट थी। कल भी धक्का स्टार्ट था, आपको पता है अब मियाँ साहब को क्यों इतना स्लो करना पड़ा। आज पिंडी से फिर रवानगी के वक्त यही मसला था, और रवात वाली साइड पे चौधरी साहब भी नहीं थे, इलाका खाली था, गुजर खान में खाली था, दीना में और फिर जाके जेल में उनको एक डिसेंट क्राउड मिला। देखिए इस बात पे तो हमारा इत्तेफाक नहीं हो सकता कि लोग कितने थे, क्योंकि कल मैं आपके चैनल पे बहुत देर तक ये गुफ्तगू करता रहा और नहीं, मैं मानूंगा आपके अवाम का ठाठे मारता समंदर था, मैं भी कहूँगा था। डॉक्टर तारिक कादरी कहते हैं अकल कंधों को नजर नहीं आता, अवाम का ठाठे मारता समंदर। बात ठीक है, आप इस वक्त भी सार्केज़्म कर रहे हैं, इस वजह से बात बड़ी क्लियर है कि इस पे इत्तेफाक नहीं हो सकता। नंबर छोड़ें, लेकिन इसकी बैड मैनेजमेंट है क्या? लेकिन ये फैसला अब लोगों को ही करना होगा, और ये फैसला अब लोग ही कर रहे हैं। हमें जो आज नज़र आया वो आपको नहीं नज़र आया। आज जो अभी थोड़ी देर पहले जो उनका खिताब ख़त्म हुआ है, वहाँ पे कितने लोग थे, वो कैमरा दिखा रहा था। हमारी एक इंटरप्रिटेशन है, आपकी शायद इंटरप्रिटेशन हो कि आप नंबर बोलिए, ऑन एयर जाएगा। कितने लोग थे? मुझे मालूम नहीं, वरना मैं ज़रूर बोल देता। कुछ एनी गेस्ट? नहीं, ऑनेस्टली मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो इसी वजह से वो फैसला आवाम पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि सब वो कैमरा दिखा रहे थे। कल भी रात को पिंडी के अंदर जो जलसा हुआ उसमें कितने लोग थे, अगरचे 12 बजे तक वो वहाँ पे पहुँचे। 12 बजे तक क्यों पहुँचे? इस वजह से कि वो गाड़ी आहिस्ता चला रहे थे। ये एक इंटरप्रिटेशन है कि क्यों गाड़ी आहिस्ता, मैंने तो आपको बताया है एक। और दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है हम जो वहाँ पे बैठे हुए थे, यहाँ फैज़ाबाद में खड़े लोगों का इंतजार कर रहे थे, किधर हैं लोग?
चलिए आप बैड सिचुएशन, मैंने तो आपको बताया कि ये इंटरप्रिटेशन, इस पे एग्रीमेंट नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमें तो ये पता है कि वो 3-3.5 घंटे तक स्टक रहे और वो 100 फुट नहीं जा सके आगे, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी। लेकिन बी दैट एज इट में, वो तो आप नहीं मानेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आप हमारी बात नहीं मानेंगे, मगर इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये फैसला तो लोगों को करना है। अब उनकी स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि जजेस को वो बराह रास्त टारगेट कर रहे हैं, दो राय नहीं, उनके जुमले आप कहें तो मैं पूरी तकरीर सुनवा देता हूँ, इससे क्या अर्न करना चाहते हैं? देखिए बात यह है कि पहले उनकी ज़िम्मेदारी जो थी वो एग्जीक्यूटिव थी और पार्लिमानी थी, उनको जो भी काम दिए गए थे कि मुल्क के अंदर, उन्होंने जिक्र किया तरक्की का भी और अंधेरों का भी और रोज़गार का भी वगैरह वगैरह। अब उनकी वो ज़िम्मेदारी नहीं है, वो शायद खाकान अब्बासी साहब की ज़िम्मेदारी है। वो जिस चीज़ को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, वो जिसको वो ग्रेट डायलॉग कह रहे हैं, ग्रैंड डायलॉग कह रहे हैं, उनका नुक्ता नज़र ये है कि अगर आप इस मुल्क की तारीख़ देखें कि यहाँ पर 17 वज़ीर आज़म जो हैं वो इलेक्ट हुए, उनमें से एक भी अपना वक्त पूरा नहीं कर सका। चलें उनमें से आप नवाज़ शरीफ साहब को निकाल दें क्योंकि आप समझते हैं कि वो मुनासिब कैंडिडेट नहीं है, लेकिन आप किस का हिसाब देंगे? आप मोहम्मद खान जुनीजो और बेनज़ीर भुट्टो की 2 असम्बलियों का यूसुफ रज़ा गिलानी जब डिसमिस हुए तो उसका हिसाब कौन? आप देंगे, हम सब देंगे मिलकर, तारीख देगी, तारीख दे रही है ये चीज़ें। एवरीवन हैज कंट्रीब्यूटेड टू दैट। एक फ़र्क था ये जुडिशल, मुझे ज़रा बात ये देखिए, मुझे बात पूरी कर लें। देखिए तारीख रकम हो रही है, हमारे साथ भी रकम हो रही है, हमारे बगैर भी रकम हो रही है। भुट्टो साहब की जब फांसी हुई थी तो उस वक्त भी अहले दानिश, अहले कलम जो थे, उन्होंने ये लिखा कि बड़ा जालिम आदमी, दालाई कैंप इसने खोले हुए हैं, लोग अंधे हो गए वगैरह वगैरह, और बाकायदा एक बड़ी तहरीक चली जिसमें एक फ़िज़ा बनाई गई जिसमें लोगों ने कहा ये बात, बरमला कही। लेकिन आज जब तारीख उसको देखती है, हमारे वो ओपोनेंट थे। एक सवाल है जी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को और यूसुफ रज़ा गिलानी की डिसमिसल को आज आप पछताते हैं, उनके आप साथी थे। मैं तो आपको इसी वजह से कह रहा हूँ कि आप देखिए कि तारीख की कितनी बड़ी, आप साथी थे, आप कहते थे कि जनरल ज़ियाउल हक से अच्छा मर्द मोमिन मर्द हक, ज़ियाउल हक जी। आज आप कहते हैं कि जुल्म। मैं तो इसी बात का आपको जवाब दे रहा हूँ कि तारीख किसी को माफ़ नहीं करती और तारीख हर फैसले को रकम करती है। जो फैसले हमारे हक में होंगे वो भी रकम हुए, जो हमारे खिलाफ हैं, जहाँ पे हमने सही फैसले नहीं किए वो भी रकम। इरफान कादिर साहब नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे और फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, वो भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, नवाज शरीफ साहब की तकरीर बहुत धुआंधार है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? वो जुडिशरी को बराह रास्त अटैक कर रहे हैं। जी वालेकुम सलाम, ये मुझे बिल्कुल पता था, मैं ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं इसको फोर्सी कर सक रहा था, और मुझे ये भी पता था कि जब ये पिटीशन फाइल होगी तो जुडिशरी पर एक कड़ा इम्तिहान आएगा, और मुझे ये भी पता था कि जुडिशरी को क्लीन चिट नहीं दे सकेगी। और न सिर्फ कि मुझे पता था, यहाँ पे पाकिस्तान के बड़े एक्सपर्ट, यहाँ नामी गिरामी लोग आपके सामने इस प्रोग्राम में शामिल हैं। नैयर बुखारी साहब का बड़ा वसी और अरीज तजर्बा इन मामलात में, शफकत महमूद साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, वो माशाल्लाह इन चीज़ों को बखूबी समझते हैं, और मुसद्दिक मलिक साहब को भी अब खासा तजर्बा हो चुका है। तो इसमें अगर आप एक चीज़ देखें गौर से, तो वो ये है कि सियासतदानों को अदालतों में किसने धकेला था, और फिर अदालतों को सियासी मामलात में या सियासतदानों के मामलात में मैं कहूँगा किसने धकेला था। तो क्या ये मियाँ नवाज शरीफ नहीं थे जिन्होंने ये इस तरह के केसेस फाइल किए थे और कोशिश की थी कि हुकूमतें जो हैं उनको बगैर अवामी मैंडेट के उल्टा दिया जाए? और आज जब उनकी अपनी हुकूमत तज़ब्ज़ुब में, मुश्किल में नज़र आई है, तो आज पहली दफ़ा मुसद्दिक मलिक साहब ने एक अच्छी बात की है कि हमें अवाम की तरफ देखना चाहिए। मुसद्दिक मलिक साहब, आप सही कहते हैं, आप तमाम सियासतदानों को अदालतों की बजाय अवाम की तरफ देखना चाहिए, लेकिन आपको जो असूल आप दूसरों के लिए वज़ा करते हैं, फिर अपने लिए उन असूलों से इनहराफ क्यों करते हैं? पिछली हुकूमत जो थी पीपल्स पार्टी की, उस वक़्त तो आपने अवाम के मैंडेट का जो तकद्दस है उसको सामने नहीं रखा, और आपने मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ हथकंडों से केसेस किए, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जिस तरीके से निकाला गया, वो अदालत भी अपने आप को आज तक बरी ज़िम्मा उससे नहीं करार दे सकी। तो आज चूँकि तीनों बैठे हुए हैं यहाँ पे आपके इस प्रोग्राम में, मेरी तीनों से रिक्वेस्ट है कि खुदारा सियासी मामलात जो हैं वो अपने आप खुद हल करें, अदालतों को उससे अलहदा रखें, अदालतों को सियासत में ना लाएं या उन मामलात में ना लाएं जिनके मुहर्रकात जो हैं वो सियासी हों, क्योंकि इससे नुकसान जो है वो सियासत का नहीं होता, अदालतों का होता है, और फिर इन दी लॉन्ग रन अवाम का जो मैंडेट है वो भी इम्पैक्ट होता है।
तो ये तमाम चीजें जो हैं सही है, एक ब्रेक ले लें यहाँ पे। इरफान, मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आएंगे और दोबारा गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। हमारे साथ रहिएगा जी। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। चौधरी निसार की एक स्टेटमेंट आई है जो वजाहती बयान भी है उनका। उन्होंने कहा कि ये कौन कहता है मैं कमर की दर्द की वजह से रैली में नहीं गया, मैंने ये कब कहा था कि मैं गाड़ी चलाऊंगा और लेकर जाऊंगा। और इससे अगला पैरा बहुत ही मज़े का और मानी खेज़ है। वो कहते हैं कि 99% पार्टी लीडरशिप रैली के अंदर शामिल नहीं है। ये जवाब कौन देगा? मेरे ख्याल में नैयर बुखारी साहब से पहले पूछते हैं जी, फिर मुसद्दक साहब। ये मुश्किल बात है, आप इस इलाके की सियासत से वाकिफ़ हैं, लोकल है, आपको पता है सारे के कहाँ से इन्स एंड आउट्स किधर है। चौधरी निसार साहब रवात से आज सबसे ज़्यादा स्पीड लगी थी गाड़ी की, रवात से चौधरी निसार के हल्के से, राजा क्लास के हल्के से भी ऐसे ही गुजरी। क्या हुआ पार्टी के अंदर? मैंने आप स्टार्ट किया था कि पार्टी के अंदर कुछ और नजर आता है। मलिक साहब, ये इनका इंटरनल मामला है, लेकिन हुआ क्या अपेरेंटली जो आप देख रहे टेलीविजन पे देख रहे हैं, जो ये खबरें आ रही हैं, जो ये बयानात आ रहे हैं, तो बाज़ार तो ये नज़र आ रहा था कि दिस अ ग्रेट रिफ्ट हैं जी। वो आज मियाँ साहब को से फॉर एग्जांपल ये चौधरी साहब का ये बयान है, तो उनका बुनियादी बात ये आइडिया जो था, ही इज़ अपोजिंग दैट ऑफ रैली। नज़र तो ये आता है वो शरीक नहीं हुआ। अगर वो एग्री करता चौधरी निसार इस रैली में शरीक होता, उसके बंदे शरीक होते, तो वो चौधरी निसार और शहबाज शरीफ इस बात के हामी थे कि वो मोटरवे से जाएं, लाहौर जाके एक बड़ा इवेंट करें। इट इज़ वेरी अपरेंट कि दिस अ डिसएग्रीमेंट। इंटरनल पॉलिटिक्स इनकी क्या है कि किसको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था, किसको नहीं होना चाहिए था, किसके कितने ग्रीवेंसेस हैं। तो आपके ख्याल में डिवीजन हैं पार्टी के अंदर? अपेरेंटली जो बयानात आ रहे हैं, इससे तो क्या आप अखज़ करेंगे? तो कल का दिन भी मैसअप हुआ है, स्टार्ट बहुत बुरा था, और आज का भी स्टार्ट पिंडी से बुरा था पंजाब हाउस से निकलने के बाद। क्या इसके अंदर भी ये कंट्रीब्यूट कर रही है? इट इज़ वेरी ऑब्वियस नाउ, जब इनकी सीनियर लीडरशिप ना हो, जैसे चौधरी निसार कह रहे हैं जी 99% नहीं है, तो इससे आप क्या अखज़ कर सकते हैं? बात सामने ये साबित होती है कि इनमें डिसएग्रीमेंट है और दे आर नॉट लॉयल टू ईच अदर राइट नाउ। शौकत साहब, आप कमेंट करना चाहते हैं, फिर डॉक्टर साहब इसका जवाब। नहीं, मैं करूँगा पार्टी इसमें। अगर आप दो चीज़ों को मिला के देखें, एक मोहतरमा तहमीना दुरानी साहबा की जो ट्वीट्स आ रही हैं, और बड़ी धुआंधार ट्वीट्स और बड़ी धुआंधार ट्वीट्स हैं, और वो ओपनली कह रहे हैं कि ये मशीरों ने मरवा दिया और मीडिया टीम ने मरवा दिया, और मीडिया टीम ने मरवाया मरियम की तरफ। अंडर 19 गेम बना दिया उन्होंने कहा मियां साहब। साथ उन्होंने ये कहा है कि ये जो दुकानें बंद की जा रही हैं, उसको कौन पे करेगा इनको, इनकी बिजनेस लॉस को। फिर उन्होंने कहा सड़कें क्यों बंद की जा रही? क्या चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है? एक तरफ ये है, दूसरी तरफ आप चौधरी निसार का बयान देख लें आप, और चौधरी निसार फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ अकेले हैं, 99% लीडरशिप वहां पे मौजूद ही नहीं है। मतलब ये क्या हो रहा है? ये हो ये रहा है कि वाकई नवाज शरीफ जो है और नवाज शरीफ की जो फैमिली है, अब उसके इर्द गिर्द चंद लोग रह गए हैं, बाकी अब। और देखें, शहबाज का रास्ता इन्होंने खुद रोका है। पहले कहा कि शहबाज चीफ प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और फिर हम तो समझते हैं कि नहीं बन सकता, ये जो 14 कतन है मॉडल टाउन के, ये डिस्क्वालीफाई करते हैं उसको। लेकिन इनके हिसाब से पहले ये कहा कि वो बनेंगे, और उसके बाद कहना शुरू कर दिया नहीं पंजाब में ज़रूरत है उनको, और ये है वो है। तो दराड़े और प्रॉब्लम्स। आपके ख्याल में सेंटर ऑफ पावर अब शहबाज शरीफ हो जाएंगे पार्टी में? मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता मामला उस तरफ जा रहा है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, देखिए, एक तो ये है कि मैंने एक प्रोग्राम पे उनकी कमर का दर्द का जिक्र किया, आपने किया? आज किया, और वो इस वजह से कि वो जब तशरीफ़ लाए थे तो उनकी उस वक्त कमर में दर्द था और वो बड़ी मुश्किल से बैठ पा रहे थे। फिर भी उन्होंने जो उनका नुक्ता नज़र था, बड़े उन्होंने फर्मली अपना नुक्ता नज़र वज़ीर आज़म साहब को पेश किया, क्योंकि वो उनके बड़े गहरे और पुराने दोस्त हैं। 35 साल का उनका मोहब्बत का, रफ़ाकत का रिश्ता है। लेकिन आज की जो तर्जुमान का जो बयान आपने पढ़ा है, क्योंकि मैंने तो आपके प्रोग्राम में ही सुना है, तो उसमें एक कॉशन भी है, एक तंबी है कि जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि उनके कमर का दर्द था, मुझे गालिबन नहीं करना चाहिए था, और इस वजह से ऑब्वियसली मैं अब नहीं करूँगा। लेकिन फिर इसको उन्होंने साथ में ये कहा है कि जिसको भी बात करनी हो वो फिर मुझसे पूछे। तो मेरे ख्याल में उसके बाद बड़ा मुश्किल हो गया है कि मैं
इस बात पे तबसरा कर सकूं कि 99% लीडरशिप क्यों नहीं है, इस पे तबसरा ये मैं कर सकता हूँ। बाकी सो चौधरी साहब के अलावा और उनके बयान से मावरा मैं कुछ बातें करना जी। देखिए, जो सीनियर लीडरशिप है इस वक्त वो सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के अंदर है। मसलन ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और बड़े बड़े जितने उनके लीडर और खैर खा और दोस्त जो हैं वो इस वक्त एग्जीक्यूटिव पोजीशंस में हैं, और जो एग्जीक्यूटिव पोजीशंस में नहीं है और कुछ एग्जीक्यूटिव पोजीशन के जूनियर लोग उनके साथ गए हैं। जी मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि कुछ गए हैं। ख्वाजा साहब साथ हैं, ख्वाजा साहब गए नहीं, ख्वाजा साहब हर वक्त उनके साथ नहीं है जी, मगर वो गए हैं। और भी डॉक्टर तारिक साहब हैं, खुरम साहब अपने हल्के में हैं, गुजरांवाला से वहाँ शामिल होंगे, मगर मुख्तलिफ लोग हैं। मगर मैं कह रहा हूँ कि बेशतर लोग जिनकी सीनियर लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनकी एग्जीक्यूटिव पोजीशंस हैं और वो यहाँ पर हैं, और वो गाहे बगाहे बल्कि हर दम वज़ीर आज़म के साथ कांटेक्ट रहते हैं, उनको मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। बल्कि जो वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो इसरार मॉरल सपोर्ट इस मामले में कोई नहीं होती है। मैं आपको बताऊं, वो मजाक वो पंजाबी तो आपको में चलता है कि अपने आप ते रहना साढ़े ते ना रहना, ये वो वाला काम नहीं होता, इसमें आपको बंदे चाहिए। आप बजाय शायद हमारे, लेकिन मैंने आपको एक नुक्ता नज़र पेश किया एग्जीक्यूटिव फंक्शन का, जिसके ऊपर जवाब के तौर पर। दूसरी बात ये देखिए कि आप सुनते चले आए हैं कि 60-67 लोगों की एक लिस्ट बन चुकी है जो छोड़ने लगे हैं, फिर पता चला कि 36 लोगों की एक, फिर मगर बाज़ जगहों पे कहा गया कि 36 लोग छोड़ रहे हैं, फिर आखिर में कहा गया कि 6 लोग तो रात तक छोड़ने वाले हैं, लेकिन कोई नहीं, किसी ने छोड़ा। सबसे पहली बात मैं दो चीजें आपके खुद ही खत्म कर दी कि पार्टी नहीं छोड़ूंगा। मैं दो चीजें आपके सामने पेश करूंगा सर। एक तो सर जो पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हुई उसके अंदर जो गुफ्तगू हुई और जिस तरह लोग उनके माजूल होने के बाद उनके साथ खड़े थे वो इस अमर की गवाही देता है कि लोग उनके साथ। लेकिन पार्टी ने नवाज शरीफ को अबैंडन नहीं किया, मुझे लगता है आप लोगों ने उनको मुश्किल में फंसा दिया। नहीं, चलिए पहले एक बात तो फिर साबित हो गई ना जो आपने खुद ही कह दी कि पार्टी ने उन्हें अबैंडन नहीं। अभी ये मैं तो कह रहा हूं कि अबैंडन कर दिया। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं, नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जिस वक्त उनका ओथ हुआ है शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, वजीर आजम का, तो वो एनर्जी जो हॉल के अंदर थी, जिस जज्बे के साथ लोगों ने उनके हक में नारे मारे हैं नवाज शरीफ साहब के, वो एनर्जी इससे पहले मैंने नैयब बुखारी साहब से पूछा। नैयब बुखारी साहब, मसाइल हैं, चाहे आंखें हम बंद करें या खोलें या देखें या ना देखें, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो इतनी ताकतवर पोजीशन में थे 81 से लेकर 2017 तक, वो एक दिन 28 जुलाई से अगले दिन के बाद इतने कमज़ोर कैसे पड़ गए? कुछ तो बड़ी ऑब्वियस बात मलिक साहब, एक तो जिस आइन और कानून की बात करते हैं, अदालत भी तो क्रिएशन उसी आइन की है ना। बिल्कुल। और जिस आर्टिकल्स को इन्वोक किया गया वो भी आइन का हिस्सा है। बिल्कुल है, और जनरल जिया के डाले हुए हैं। और बात यह है कि जब एक शख्स डिस्क्वालीफाई हुए, इट अमाउंट्स टू अ कन्विक्शन, इट इज़ नॉट लेस देन अ कन्विक्शन। ये देखो फॉर लाइफ टाइम, अगर जैसे इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं फॉर लाइफ टाइम में, तो इट अमाउंट्स टू अ कन्विक्शन कि जो बंदा पार्लियामेंट का मेंबर सारी ज़िंदगी बन ही नहीं सकता। अब बुनियादी बात आप देखें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है उसके नीचे मियाँ साहब पॉलिटिकल पार्टी को हेड भी नहीं कर सकते। तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दी पार्टी को। अब इसको दे हैव टू गो फॉर री इलेक्शंस ऑफ देयर पार्टी, नून को अपने ऑफिस बेरर्स के लिए इलेक्शन करवा, बाकी तो जो उनके पास हैं लेकिन इस प्रेसिडेंट का ये इलेक्शन करवाते हैं। लेकिन बात यह है कि बुनियादी बात यह है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी अगर डिस्क्वालीफाइड है तो फिर उसको इलेक्शन सिंबल लेने में भी परेशानी है। वो पार्टी लिस्ट भी रहती है इलेक्शन कमीशन के पास कि नहीं रहती है। PMLN आपके ख्याल में इज हेडिंग फॉर ए बिग ट्रबल। सो पॉइंट इज दिस कि अभी मियाँ साहब इन व्हाट कैपेसिटी इज डूइंग पॉलिटिक्स, ही कैन नॉट बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। इलेक्शन किसी ही कैन नॉट बी एन ऑफिस बेयरर ऑफ, ही कैन नॉट बी एन ऑफिस बेयरर। अब वो ऑब्वियसली कि जो इलेक्टेबल्स हैं दे वॉच टू द अदर साइड्स कि हमने अगला इलेक्शन लड़ना है तो पार्लियामेंट में जाना है, हमें किस लीडर की सपोर्ट चाहिए। दूसरे पावर सेंटर की तरफ शिफ्ट हो गए। एग्जैक्टली। तो बात यह कि पावर सेंटर हैज चेंज्ड नाउ इन दैट पार्टी बिकॉज लीगली स्पीकिंग ही डजंट होल्ड एनी पॉलिटिकल ऑफिस। अरे और आपके ख्याल में मियां साहब की कहानी जो है यहाँ पे ऑब्वियसली लीगली अंटिल अनलेस रिव्यू में कुछ आ जाए, इनको कोई रिलीफ मिल जाए, दैट्स अनदर थिंग। बट सो फार ही कैन नॉट हेड अ पॉलिटिकल पार्टी। मैं बुखारी साहब से एग्री करता हूँ, इसलिए कि जब नवाज शरीफ साहब अब पॉलिटिकली किस्सा पारी ना हो चुके हैं, ठीक है उनकी एक फॉलोइंग है, उनकी बाकी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्टली ना पार्टी को हेड कर सकें, डायरेक्टली ना एग्जीक्यूटिव को हेड कर सकें,
तो लोगों ने सोचना है कि अब अगला पावर सेंटर पार्टी के अंदर कौन है। क्लियरली पार्टी के अंदर जो पावर सेंटर है वो तो शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ के साथ चौधरी निसार है, ये एक ग्रुप है, और उनके साथ नेचुरली और लोग भी होंगे, और बाकी पंजाब की जो वज़रा है या बाकी पंजाब, असल स्ट्रेंथ तो पंजाब है ना। लेकिन पंजाब पावर बेस जहां इनका अपना भाई चीफ मिनिस्टर बड़ा तगड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जाना जाता है, वहां पे आज रैली और बंदे ना आए, ये बात मुझे नहीं समझ आ रही। देखिए मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो उसको ये एट्रीब्यूट ये करूंगा कि सपोर्ट गिर गई है। लेकिन चले ऐसे करते आप चाहेंगे ऐसा हो जाए, अभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ये दुरुस्त है। हो सकता है उन्होंने उनको वो जो पटवारी दे रहे थे या वो जो लोकल गवर्नमेंट दे रही थी साथ, या पुलिस का वो एफर्ट नहीं हुआ। एक ब्रेक ले लें जी, पटवारियों की तादाद अभी हम ब्रेक में काउंट करते हैं। ब्रेक लेने हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। नैयर बुखारी साहब, आपको अब आइंदा मुस्तकबिल क्या नज़र आता है? क्योंकि मियाँ साहब तो एक पोजीशन ले रहे हैं, बड़ी वोकल पोजीशन ले रहे हैं कि जज्जा ने और डिक्टेटरा ने मुनबार खड़ता, ये पोजीशन ले रहे हैं, खुलेआम ले रहे हैं जलसों में। देखिए जी, बात ये है कि इनके पास ऑप्शन अभी लीगली, जब ये आगाज़ में जब हुआ तो कह जी हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, ये कहा। अभी एक आर्गूमेंट आता है जी हमने मान लिया। भाई आपने कहा कैसे आप इसको कहते हैं मान लिया? बाहर तो आप कहते हैं हम नहीं मानते, बट अंडर द लॉ यू हैड टू लीव द ऑफिस, देयर वाज नो अदर ऑप्शन विद यू। कोई और ऑप्शन थी नहीं आपके पास। आप क्या कर सकते कि आप अगर फैसला आप ना मानते तो क्या होता कॉन्सिक्वेंसेस? बात यह है कि यू हैड टू, आपको वो फैसला मानना पड़ा था, आप डिस्क्वालीफाई हो गए। और आप कहते हैं जी 20 करोड़ आवाम की तौहीन होगी। मैं समझो 20 करोड़ आवाम की तौहीन आपने की। जो एतमाद आपको अच्छा मिला बुरा मिला आरओज़ के जरिए मिला 2013 में, आपने ठेस उसको पहुँचाई कि आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और आपके खिलाफ एलिगेशन आता है करप्शन का, आप उसको डिस्पेल नहीं कर सकते, आप अपनी इनोसेंस प्रूफ नहीं कर सकते। जिस कानून के तहत आप पे एलिगेशन आए हैं उसमें अपनी इनोसेंस आपने प्रूव करनी है। तो 20 करोड़ आवाम तो मायूस हुए आपसे, और जो एतमाद था उस एतमाद को ठेस पहुंचाई। और मियाँ साहब का मुस्तकबिल क्या नजर आता है आपको? मुझे अभी पोलिटिकली उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। एज लॉन्ग ये जजमेंट फील्ड में रहती है, इसके मुताबिक he cannot do politics, he cannot do parliamentary politics। रिलीफ मिल जाए, आपके ख्याल में उनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं? देखिए जी, जब पॉलिटिक्स जो बंदा करता है ऑब्वियसली उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? टू गेट इनटू द पार्लियामेंट। अगर कोई शख्स पार्लियामेंट में नहीं जा सकता तो क्या सियासत करेगा? दुरुस्त बात है डॉक्टर सादिक मलिक साहब जी। और फिर जो बंदा प्राइम मिनिस्टर रहा हो, अब उसको नजर आ रहा हो कि मैं आधा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, तो वो क्या पॉलिटिक्स करेगा? आप इस पे ऐड करेंगे? नहीं, मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि ये देखिए दो चीज़ों को अलग अलग कर लें। एक है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, ऑब्वियसली ही इज़ आउट ऑफ पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, वो नहीं आ सकते उसमें, डिस्क्वालीफाइड है, डिस्क्वालीफाइड फॉर लाइफ है, तो इसलिए वो खाता तो क्लोज हो गया, पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, आइंदा कभी वज़ीर आज़म या वज़ीर आला या जो भी कुछ है वो नहीं बन सकते जब तक कि कोर्ट का ये ऑर्डर कायम है। दूसरा रह गया एक सियासी पहलू। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ की एक सियासी सपोर्ट जो है वो तो रहेगी, और उसमें मैं समझता हूँ कमी आई है, लेकिन वो इस लिहाज से कि भी क्राउड पुलर कौन है या उस वोट पुलर कौन है, वो नवाज शरीफ। क्राउड पुलर नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ सो पार्टी जो है इस लिहाज से नवाज शरीफ और पार्टी लाज़िम मलजूम है, लेकिन ये नहीं है कि वो किसी तरीके से जो पार्टी हेड किसी और को बनाना पड़ेगा। पार्टी पोजीशंस पे इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन जो बंदा बनेगा उसका भी स्वाबदीद होगी, जो वज़ीर आज़म बनेगा उसकी भी स्वाबदीद होगी। सो आहिस्ता आहिस्ता पावर कम होगी, पब्लिक सपोर्ट भी आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाएगी। आप भी इसमें एक बात उसकी अथॉरिटी एरोड हो जाएगी। लेकिन 2002 में भी मियाँ साहब पार्टी हेड नहीं कर रहे थे, इधर नहीं थे, तो क्या सूरत हाल हुई थी इनके पॉलिटिक्स की? और इनके कितने मेंबर पार्लियामेंट में आए? 19 शायद रह गए थे, 17 बाद में रह गए थे। तो गुजारिश ये कि जब एक्टिवली पॉलिटिक्स में मियाँ साहब नहीं हो सकेंगे तो जो इलेक्टेबल्स होते हैं तो वो तो फिर वो लेफ्ट राइट देखते हैं, और इनकी पार्टी में तो बहुत सारे वही हैं, कोई इधर उधर से मुशर्रफ के साथ ही सारे आए हुए हैं, तो वो तो अपना कोई और सिलसिला लेकिन देखेंगे। शहबाज शरीफ के होते हुए पार्टी इतने बुरे हालों में नहीं आएगी कि 2 वाली पोजीशन आ जाए। फिर जो पावर है
दैट वुड वेस्ट और रेस्ट विद दी शहबाज शरीफ। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, आपकी जमात की क्या स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि सियासी जमातों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, जो मर्जी हो बड़ी जमात कायम रहनी चाहिए। काफ़ी देर तक ये गुफ्तगू हुई, तो मैं इसमें जो बड़े बड़े दो नुक्ते उठाए गए उनका जवाब देना चाहूँगा। पहले तो नैयर बुखारी साहब ने एक नुक्ता उठाया जिसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि आपके पास चॉइस क्या थी और आपने एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल ठीक बात ये कह रहे हैं, हमने इसके ऊपर अमल दरामद किया। आप ये समझ लीजिए हमारे पास चॉइस नहीं थी, हमने इस पर अमल दरामद किया। लेकिन क्या हम इससे एग्री करते हैं? नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। बरमला कह रहे हैं नहीं करते हैं। और कोई भी जजमेंट जो आए, जब हो जाए तो उससे आप डिसएग्री कर सकते हैं, आपको उसकी ताज़ीम करनी है, उसके ऊपर अमल दरामद करना है, लेकिन उसके बाद आप उस पर गुफ्तगू कर सकते हैं। भुट्टो साहब को फांसी हुई, अमल दरामद हुआ, क्या आप आज एक्सेप्ट करते हैं? डिक्टेटर था, आज डिक्टेटर कोई नहीं है। मैंने आपकी बात पे तो बुखारी साहब एक हर्फ नहीं बोला, मैंने आप दोनों ने पूरी बात की है। आपने भुट्टो साहब को फांसी दी, आज तक क्या अवाम ने उससे एग्री किया? नहीं किया। 58(2)B आपने जिस वक्त उस पर इस्तेमाल की और 3 हुकूमतें आपने उस उल्टाई, उन पर अमल दरामद हुआ, लेकिन क्या लोगों ने उसको कबूल किया? ज़्यादातर ने नहीं किया, कुछ शायद करते हों। 1955 में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आई, उसमें 4 मार्शल लॉ या 5 जितने भी लगे और 3 तो 10-10 साल के लगे, उस पर भी अमल दरामद हुआ। क्या लोगों ने उसको आज तक कबूल किया, एक्सेप्ट किया, उसके साथ एग्री किया? ज़्यादातर लोगों ने नहीं किया। इसी तरह ये फ़ैसले पे अमल दरामद हुआ है क्योंकि पाकिस्तान की सबसे मुअज़्ज़ज़ कोर्ट ने ये फ़ैसला किया है। लेकिन क्या हम इससे एग्री करते हैं, हम इससे सहमत हैं? बिल्कुल नहीं है। अवाम इसको एग्री करते हैं नहीं। आप कह सकते हैं कि आपकी दफ़ा नई बात सुनी जाएगी, जैसे मैंने आपको कहा तारीख जो है वो खुद ही अपने औराक रकम करती है। सर एक सर दूसरी बात में अगर आपके पास एक मिनट है तो ज्यादती होगी, फिर आप 1 मिनट भी पूरा नहीं है, आप कह दीजिए। देखिए दूसरी बात यह है कि ये कहा गया कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो माजूल हो चुके हैं उनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है। पहली दफ़ा माजूल हुए, इससे पहले भी वो 21 साल के लिए उनको हटाया गया था, उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। उनको पहली दफ़ा जेल में डालेंगे, पहले भी उनको जेल में डाला गया है। क्या पहली दफ़ा वो उनके मुकदमों में से तो आप जितनी दफ़ा ये होगा उनको एक लाइफ लाइन मिलेगी। फिर मुआहदे भी जब जेल में डाला जाता है, फिर डिक्टेटरों से मुआहदे भी करते हैं, फिर बैरून मुल्क भी चले जाते हैं, फिर ये कहते हैं हमारा मुआहदा 5 साल के लिए नहीं था, 10 साल के लिए नहीं था, कभी कहते हैं हमारा मुआहदा ही नहीं था, फिर अल्टीमेटली मान जाते हैं हमारा मुआहदा था। तो फिर अगर ये प्रोसेस रिपीट होना है तो फिर इनको मुबारक हो। जमहूरियत को नुकसान ना पहुंचाएं, कोर्ट को बुरा भला कहना छोड़ दें। कोर्ट को अगर नुकसान पहुंचेगा तो जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। शफकत महमूद साहब, नैयर बुखारी साहब और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।